हेलो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि डेरिवेशन में हम लोगों ने तहलका मचा दिया दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में एक ही वीडियो में सारा बुक का मैंने डेरिवेशन जैसे करा दिया, वैसे ही आज के इस वीडियो में दोस्तों बवाल होने वाला है। गजब के न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं, वो भी सारे सेलेक्टेड न्यूमेरिकल है दोस्तों, और पूरे बुक के न्यूमेरिकल हैं। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो दावे के साथ सीना ठोक के कह सकता हूं कि आपकी न्यूमेरिकल की तैयारी हो गई समझो। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, हर वैरायटी का न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं दोस्तों, और वो भी फॉर्मेलिटी करने वाले न्यूमेरिकल नहीं। न्यूमेरिकल का लेवल देखना, न्यूमेरिकल का लेवल देख करके आपको समझ आ जाएगा कि आएगा तो यही आएगा दोस्तों। आपके अंदर से फील होने लगेगा कि यही सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल अनसॉल्व से यानी पीवाईक्यू से छाटे गए न्यूमेरिकल से अच्छे लेवल के, अच्छे वैरायटी के न्यूमेरिकल है। कोई भी टाइम पास वाले न्यूमेरिकल नहीं है कि छोटे मोटे न्यूमेरिकल करा करके खत्म कर दूं। लेवल देखना न्यूमेरिकल का, आप लेवल देख करके आप कहोगे कि हाँ सर न्यूमेरिकल तो मजेदार था। सबसे मजे की बात की डेरिवेशन का वीडियो इससे पहले लाया मैंने। अब डेरिवेशन देखने से फार्मूले अच्छे से समझ आ गए होंगे, अब न्यूमेरिकल पे पकड़ बहुत तगड़ी बनेगी। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पहले न्यूमेरिकल की, जो कि हमारा होगा फ्लक्स के ऊपर। फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स दो तरह का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। या तो आपको सिंपल इस तरह से वेक्टर दे करके फ्लक्स पूछ दिया, या तो आपको वेक्टर वाला ही पूछेगा लेकिन वाई जेड तल वाला दे देगा, या जेड एक्स तल वाला दे देगा, या फिर वाई एक्स वाला तल दे देगा। इस तरह से दे करके आपको फ्लक्स पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे देखना, एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले फ्लक्स वाले को क्लियर करते हैं। जब भी आपको वेक्टर में दे दिया जाए, ठीक है, यहां कह रहा है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र इतना में रखने पर पृष्ठ इतना से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले आपके पास वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आपके पास कितना दिया है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहां पे दिया है सरफेस। सरफेस यानी पृष्ठ। ठीक है, अब याद रखिए ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे हर बार यस नहीं दिखता है, कभी कभी आपको यस के जगह पे ए वेक्टर भी दिख जाएगा। क्या दिखेगा? ए वेक्टर। मैं कहूं तो ज्यादातर ए वेक्टर ही दिखता है। ठीक है, तो आप अभी यस दिया है तो यस लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना दिया है? 10j कैप दिया हुआ है, इतना वैल्यू आपको दिया हुआ है, और कह रहा है कि कितना फ्लक्स गुजरेगा, यानी फाई ई कितना गुजरेगा। आपने अभी मेरा डेरिवेशन देखा होगा तो आपको सब पता है कि फाई ई को फ्लक्स कहते हैं, सब बताया अभी उस वाले वीडियो में, डेरिवेशन वाले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बुक का डेरिवेशन एकदम अच्छे से फील करा के क्लियर कराया हूं मैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्लक्स निकलेगा कैसे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी दोनों वैल्यू वेक्टर में दिए हो तो फ्लक्स का जो फार्मूला आप लिखोगे वो आएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। लेकिन यहां ए की जगह यस दे दिया है तो चलो कोई बात नहीं, यस ही लिख लेते हैं हम, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट यस वेक्टर। डॉट तो निकालने आता ही होगा दोस्तों, बहुत इजी है, नहीं आता तो देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा जी। ठीक है, अब ई वेक्टर का वैल्यू आपको कितना दिया है, यहाँ पे जो दिया है इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, फिर इनटू यस क्या है आपके पास? 10j है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आई वाला आई के साथ गुणा होगा। डॉट में क्या होता है? पेयर में गुणा होते हैं। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। यहाँ आई कैप है लेकिन उस पार में ब्रैकेट में आई कैप वाला है ही नहीं, केवल जे वाला दिया है, इसका मतलब आई वाला अपने आप जीरो हो गया। के वाला यहाँ है लेकिन उधर के वाला है ही नहीं, इसका मतलब अपने आप जीरो हो गया। तो केवल गुणा किसका होगा? जे वाले का जे वाले के साथ। ठीक है, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 का गुणा 10 से करोगे, यहाँ सामने प्लस है, यहाँ भी सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस 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 ही रहेगा। 4 का 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और जे का जे से जब डॉट निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आई का आई से डॉट निकालो, चाहे जे का जे से डॉट करो, चाहे के का के से डॉट करो, हमेशा 1 आता है, इसलिए यहाँ जे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो कुल मिला के केवल संख्या आ जाएगा। ये जो आपका आया है इसे ही बोलेंगे फ्लक्स। सवाल खत्म। कितना प्यारा सा सवाल है, समझ आई मेरी बातें? तो आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों अगले सवाल की अगर बात करें तो देखो कितना चुतिया बनाने की कोशिश किया है। ई वाले को वेक्टर में दे दिया है और क्षेत्रफल को, यानी क्षेत्रफल को यहाँ पे देखिए वेक्टर में ना देके संख्या में दे दिया। कह रहा है वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का आयताकार पृष्ठ है और उसका वैद्युत फ्लक्स बताइए क्या होगा। कितना दिमाग लगाया है कि एक वैल्यू वेक्टर में दे दिया और एक वैल्यू वेक्टर में न दे करके, जब भी एक वैल्यू वेक्टर में जब नहीं देगा तो उस दौरान लिख के ले लो स्टाम्प पेपर पे, आपको वाई जेड तल या एक्स जेड तल या वाई एक्स तल, इस तरह से आपको लिखा हुआ पक्का मिलेगा।
समझ आई मेरी बातें? ये इसलिए लिखा हुआ मिलेगा ताकि इसकी मदद से जो वेक्टर में नहीं है उसे वेक्टर में बना दो। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले आप देखो आपके पास दिया क्या है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या दिया है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर कितना दिया है, 1.i कैप प्लस 1.6 जे कैप। ठीक है, चिंता मत करिए, बड़े ही हाई लेवल के क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। ठीक है, अभी आप वार्म अप कर रहे हैं, जैसे नहीं होता जिम करते हैं तो पहले एक बार ऐसे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ऐसे ऐसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2-4 पुशअप मार लेते हैं, फिर आते हैं एकदम डंबल उठाने पे, उसी तरह हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है। हल्के लोग से पूछोगे, नॉर्मल बच्चों से जो ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, चुटपुटिया क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ आए मेरी बातें? तो ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जब सोचो कि इस तरह के क्वेश्चन को मैं बेसिक में ले रहा हूं तो हाई लेवल का क्वेश्चन कितना खतरनाक होगा जो मैं लेके आऊंगा। सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बताऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तो आपके पास ई वेक्टर इतना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया, वेक्टर में नहीं लिख सकते क्षेत्रफल को, क्यों? क्योंकि वेक्टर में नहीं दिया। क्षेत्रफल कितना दिया है, वह क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.2 मीटर स्क्वायर दिया है, यही दिया है ना, ध्यान से समझना। ठीक है, इसका भी मात्रक दिया है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पे क्या लगा सकते हो, न्यूटन पर कूलाम। लेकिन एक चीज है कि ये जो क्षेत्रफल दिया है कहाँ दिया है, वाई जेड तल पर स्थित है। तो कैसे पता चलेगा वाई जेड तल पर स्थित है, तो किस तरह का वेक्टर होगा, आई कैप वाला होगा कि जे कैप वाला होगा या फिर के कैप वाला होगा? तो मेरी ट्रिक को समझो। अब यहाँ पे आ रही है ट्रिक, ये ट्रिक आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें ट्रिक है, बहुत ही गजब का ट्रिक मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप खोज लेना यूट्यूब पे, कोई बताया हो तो ध्यान देना। ये देखो, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड तल। ठीक है, अब ये बात आपको पता है, एक्स के लिए क्या होता है, आई कैप काम करता है, वाई एक्सिस के लिए क्या करता है, जे कैप, जेड के लिए क्या करता है, के कैप काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक्स वाई तल है, क्या है, एक्स वाई तल है, तो बताओ मुन्ना कि इसमें गायब क्या है, एक्स वाई में गायब क्या है, जेड गायब है। एक्स वाई तल है तो जेड गायब है, एक्स वाई तो है लेकिन जेड नहीं है, इसका मतलब जेड वाला काम करेगा, जेड वाला काम करेगा, यानी के कैप लिखोगे, यानी एक्स वाई तल होगा तो के कैप का इस्तेमाल करोगे। अब समझ गए होगे, वाई जेड अगर तल मैं लिख दूं तो इसमें क्या गायब है, एक्स गायब है, वाई जेड है लेकिन एक्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक्स वाला इस्तेमाल होगा, आई कैप का इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं, क्या लिख दूं, जेड एक्स तल लिख दूं, ठीक है, तो वाई गायब है तो जे का इस्तेमाल होगा। अब आप बताओ कौन सा तल है, वाई जेड तल है तो इसमें क्या गायब है, एक्स है, एक्स गायब है, एक्स गायब है, तो इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है, ये एरिया वेक्टर जो होगा किसकी तरफ होगा, आई की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब ए को वेक्टर में लिखोगे तो इसी को 0.2 आई कैप लगा दोगे। ठीक है, अब बाहर लगा दो मीटर स्क्वायर। अब देखो ये भी वेक्टर में आ गया, ये भी वेक्टर में आ गया। जैसे ही वेक्टर में आया तो आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो बताओ फाई ई का क्या हो जाएगा, फार्मूला भी जस्ट बताया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, ई वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट ए वेक्टर कितना दिया है, 0.2 आई कैप। यहां तक क्लियर है? तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, अब आई वाला है, यहां भी आई वाला है तो आई वाले का आई से गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ जे वाला है, उधर जे वाला नहीं है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इतना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 का 0.2 से गुणा कर लो, 1.2 का 0.2 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24, यानी 2 अंक है, यानी 0.24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया फ्लक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। मात्रा कैसे लिखोगे तो ठीक है। अब बताओ ये सवाल कितना कठिन लग रहा है, अब दिल से बताओ, एकदम किडनी फेफड़ा गुर्दा सबकी कसम खा करके, जय महाकाल की कसम खा के, कि बताओ अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे या नहीं, धाड़ दोगे ना? हमको तो लगता है कि सूत्रनिहा में कर लोगे आराम से एकदम, हाँ हाँ इसका ऐसा ऐसे होगा, होगा कि नहीं, मजा आएगा ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हर क्वेश्चन इजी तरीके से समझ आएगा, बस आप देखते जाओ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, देखने में जितना ही आसान है उतना ही कठिन है दोस्त। कह रहा है कि दो समान आवेशों Q और Q, दोनों आवेश क्या है, समान है, ठीक है, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि दो आवेश है हमारे पास, एक आवेश यहाँ पे है Q और एक यहाँ पे आवेश Q।
इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है, इन रेखा के मध्य में यानी बीच पे कौन सा आवेश रखा है, कैपिटल क्यू नाम का आवेश रखा हुआ है। और कह रहा है कि तीनों जो है संतुलन में है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि यदि तीनों आवेश का निकाय संतुलन में हो तो क्यू का मान बताओ क्या होगा, कैपिटल क्यू का मान बताओ क्या होगा। अब आप सोचो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले क्या आपके दिमाग में आ रहा है इसको कैसे करना है। जब भी बोले ना कि तीनों आवेश संतुलन में होगा तो कोई भी एक आवेश पकड़ लो किनारे का, जैसे मान लो क्यू आवेश पकड़ लिया मैंने, ठीक है, ए पॉइंट पे, या आप बी वाला भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एक आवेश को पकड़ोगे तो इसका परिणामी जो होगा, परिणामी बल जो होगा, चाहे ए से यहां तक जाओ चाहे ए से यहां तक जाओ, इनका परिणामी बल का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने के बाद जो बल आएगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अब कहने का मतलब क्या है, करूंगा तो देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं बना देता हूं, एक हो गया हमारे पास, ए हो गया पॉइंट ए हो गया पॉइंट बी। बहुत इजीली समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ए हो गया क्यू, ए हो गया क्यू, दोनों आवेश समान है और इसके मध्य में क्या है, कैपिटल क्यू आवेश है। यहाँ से यहाँ की दूरी हमें नहीं मालूम, अपने मन से मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी ए है। अब मध्य में है तो इधर की भी दूरी उतना ही होगी, हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों संतुलन में है। क्या है? संतुलन में है। तो जब इसे हल करोगे तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना कि संतुलन की स्थिति में परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। जब भी इस तरह का बोलेगा कि संतुलन की स्थिति में, तो परिणामी बल हमेशा क्या बोलोगे, शून्य होगा। क्वेश्चन पहचान लो, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आपको नंबर भी दे करके घुमा सकता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 4 कूलम देते, बीच में कुछ और पूछते दूरी दे करके, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि इसकी परिणामी बल शून्य होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक बार ए से यहां तक जाओ, ठीक है, एक बार ए से यहां तक का बल चेक करो। तो ए से यहां तक का जो बल चेक करोगे तो पहले बताओ, दो आवेशों के बीच में बताओ बल का फार्मूला क्या होता है। कूलम का नियम बताया हूं ना मैं, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यही होता है। तो यहां से यहां तक का अगर बल निकालोगे तो क्या होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इनटू यहाँ क्या है Q, फिर इनटू यहाँ पे क्या है कैपिटल Q, बटे यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है A, तो यहाँ हो जाएगा A², फिर प्लस लगाओ। अब इसी को एक बार यहाँ से यहाँ तक जाओ तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस पॉइंट पे आवेश क्या है Q, इस पॉइंट पे आवेश क्या है Q, देख लो Q1 Q2 है ना, तो इसके जगह पे ए आवेश। बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ए है, ए वाला ए है, तो दोनों मिला दोगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और स्क्वायर तो लगेगा ही। परिणामी बल क्या है, शून्य है। टोटल को जोड़ने पे क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से Q का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। आप कहोगे कैसे सर जी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो कि यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है, तो ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, बाहर हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ A² है और यहाँ पे क्या है 2a² को जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 4a² है, तो a² तो यहाँ भी मिलेगा ना, तो a² भी इंटू में कॉमन हो जा रहा है। तो अंदर में बचा क्या, यहाँ Q बचा केवल, प्लस यहाँ क्या बचा है, स्मॉल Q बचा, हाँ या ना में जवाब चाहिए, और नीचे में 4 बचा। सच कहा या नहीं मैंने, देखो सब चीज बाहर लेकर के देख लो, यहाँ पे केवल Q बचा, प्लस बचा, यहाँ एक ठो Q तो बाहर चला गया लेकिन एक ठो Q बचा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है 2a² का मतलब क्या था कि 4a² है, तो a² बाहर चला गया तो 4 बचा कि नहीं नीचे में। अब मजा आया। अब बताओ इंटू में क्या है, बराबर में 0 है। अब पूरा वैल्यू जो है ये पूरा वैल्यू इस ब्रैकेट के बाहर में क्या है, इंटू में है। तो इंटू वाली इस पूरे वैल्यू को जब उधर ले जाओगे तो 0 की वजह से पूरा वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, केवल Q प्लस Q/4 बचा, और बराबर में 0। अब इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बराबर -Q/4। कूलम लगा दो, आवेश का मात्रा कूलम होता है, हो गया, खत्म, सवाल खत्म। क्लियर हुआ, मजा आया। एक क्वेश्चन अगर टिक आउट में दे तो आप याद रखना -Q/4 पे ही टिक लगाना। समझ आई मेरी बातें, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई धुआं उड़ा देंगे हर क्वेश्चन को, एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, बस ध्यान देते जाओ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऑयल ड्रॉप वाला जो क्वेश्चन होता है, तेल की बूंद वाला, ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान देना, कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो 0.001
मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि एक तेल की बूंद है, ठीक है, एक तेल की बूंद है दोस्तों, उसका द्रव्यमान यानी यम कितना है आपके पास 0.001 मिलीग्राम है। ठीक है, तो आपके पास जब इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखा करो, ठीक ना। तो सबसे पहले हमारे पास द्रव्यमान यानी यम दिया हुआ है, तो यम कितना दिया हुआ है दोस्तों 0.001 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो आ जाएगा 0.001 गुणे 10 घाते माइनस 6 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जब ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 10 घाते माइनस 3 होता है, जब मिलीग्राम को बदलोगे तो 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहता है कि आवेश कितना दिया है इस तेल की बूंद पर, आवेश कितना है इस तेल की बूंद पर, जो आवेश Q है वो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब होता है 3 लिख करके इलेक्ट्रॉन लिख देना है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अगर ये बोलता है कि अल्फा कण का मतलब समझते हो, अल्फा कण पे कितना आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नहीं जानते तो जान लेना, काम देगा। ठीक है, कभी भी अगर सवाल पूछे तो। अब ध्यान से समझना, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है आपको पता ही है, कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस का 19 कूलाम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आपसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से सोचो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने डेरिवेशन वाले वीडियो में 2 फार्मूला बताया था। एक फार्मूला था E इजिकल टू एफ बाई क्यू और एक फार्मूला है E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? तो यहाँ पे क्यू तो है लेकिन आर यानी दूरी जैसे शब्दों का तो जिक्र किया नहीं है कहीं सवाल में, ते वाला फार्मूला तो ऑटोमेटिक गायब हो गया। अब बचा आपके पास यहाँ क्यू, तो क्यू का इस्तेमाल हुआ है, बल है यहाँ पे, लेकिन बल इस्तेमाल ना करके द्रव्यमान इस्तेमाल हुआ है। समझ गए होगे? तो द्रव्यमान इस्तेमाल हुआ है तो बल को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यम इंटू जी लिख सकते हैं। पता ही है आपको, कोई भी तेल की बूंद अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो जाहिर सी बात हम क्या लिख सकते हैं उसे, एम इंटू जी। ग्रेविटी काम कर जाएगा, क्या काम कर जाएगा, ग्रेविटी। तो आपको पता ही है ई का फार्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी लिख सकते हैं, और यहाँ क्यू होगा आपका। ठीक है, बिकॉज करके आप बता दीजिएगा कि हम एफ के जगह क्या लिखने वाले हैं, एम इंटू जी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एकदम हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, तो एम की जगह कितना आ जाएगा 0.001 गुणे 10 घाते माइनस का 6। ग्रेविटी का वैल्यू 2 तरह से लिख सकते हो जी का, एक होता है वैल्यू जी का, एक होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या लगभग 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ 10 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितना 10 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और क्यू का वैल्यू कितना है 3 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस का 19। ठीक है, अब कभी भी इस तरह का अगर सवाल आ जाए, फंस जाए और आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो, तो मैं आपको बहुत पहले बताया था कैलकुलेशन वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पावर को खत्म करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या है, ई इक्वल टू कितना है 0.0001 और यहाँ 10 के घाते कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ कितना बचेगा 10 घाते माइनस 5 बचेगा, और नीचे कितना बचा 3 गुणे 1.6। अब 10 घाते माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घाते प्लस का 19 हो जाएगा। हो गया छोटा। अब आपके पास कितना बचा, ई इक्वल टू 0.001 गुणे 10 घाते, अब 19 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 10 घाते आपका 14 बचेगा, और नीचे में कितना बचा। अब यहाँ पे 16 का 3 से गुणा कर दो, 16 16 16 32 16 48, ठीक ना 48 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 4.8 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो दशमलव के उधर कितने नंबर्स है, 1 2 3, और आपको पता है उधर जाने पे पावर निगेटिव में बढ़ता है और इधर आने पे पॉजिटिव में। तो इसे आप चाहो तो लिख सकते हो 1 गुणे 10 घाते 14 है ना, तो उधर ले जाओगे दशमलव कितने अंक पे 1 2 3, तब जाके दशमलव खत्म होगा, 1 2 3, यहाँ जाके दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर ले जाने पे क्या होगा, पावर 3 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ कितना आ जाएगा 4.8। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते 10 घाते 11, और यहाँ पे हो जाएगा 4.8। अब एक दशमलव हटाओगे नीचे का तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/48 गुणे 10 घाते 11। अब बस इससे ज्यादा मैं नहीं करेगा, न्यूटन पर कूलम इसके तुम करेगा भैया। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को अब आप करोगे। तो बताओ क्लियर है या नहीं, इजी है या नहीं। तो ऑयल ड्रॉप वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तब आसानी से हैंडल कर लोगे, पक्का ना, गारंटी ना, प्रॉमिस ना, वादा ना। वाह क्या बात है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपने अक्षय स्थिति वाला डेरिवेशन किया है ना, उसी पे देखो क्वेश्चन बनाया है। कितना प्यारा कितना सटीक क्वेश्चन है, जो कि 2024 में पूछा भी गया है। तो इस बार 2026 में आने का चांसेस 99% है। हाँ जो बोल दिया मान लो मेरी बात। ठीक है, तो ध्यान से समझो। कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ समझाइए।
तो ये तो मैंने अपने डेरिवेशन वाले वीडियो में ही समझा दिया है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो। मेरे डेरिवेशन की खासियत क्या बताया था ना मैंने, कि डेरिवेशन की खासियत यही है कि मैंने औरों की तरह डेरिवेशन नहीं कराया है जो यूट्यूब पे लोग कराए हैं, कि केवल डेरिवेशन करा के फॉर्मेलिटी करके खत्म कर दूं। वीडियो तो लंबा बना दिया लेकिन उसमें फॉर्मेलिटी भरी हुई है। लेकिन मैंने क्या किया है, उस डेरिवेशन को फील कराया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है, यहाँ तक कि उस डेरिवेशन के दम पे ना जाने कितनी परिभाषाएं करा दी है मैंने, ठीक ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे ध्यान से समझो। तो द्विध्रुव आघूर्ण आप आसानी से कर लोगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि किसी द्विध्रुव आघूर्ण में कह रहा है कि ए आवेश और ए आवेश के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। और कह रहा है द्विध्रुव के 1 मीटर दूरी पर अक्षीय बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता बताइए। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरह से होगा। ये हो गया हमारा द्विध्रुव, एक जगह पे क्या है -20 माइक्रोकुलाम और एक जगह क्या है पॉजिटिव में 20 माइक्रोकुलाम। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दी गई है, 1.0 सेंटीमीटर। और इसके सेंटर पे चले जाओ, इसके सेंटर से कितनी दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे। कितना, 1 मीटर की दूरी पे हमें क्या निकालने हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर मेरा डेरिवेशन देखे होगे तभी फील भी हो रहा होगा, महसूस भी हो रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे लाइन खींचा है लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना है इस तरह से पी पॉइंट, और मान लो ये दूरी है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बहुत ही ईजी है, देखो क्या है, ईजी है। क्यू आपको मिल गया, क्यू मिल गया 20 माइक्रो कुलाम, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, बस उठाना है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को आप क्या बोलते हो, याद करो, 2L बोलते हो। तो 2L मिल गया, 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, मतलब एक ही होता है, 1 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ये बात तो पता है। और माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलोगे तो 20 × 10⁻6 कुलाम हो जाएगा। माइक्रो हटता है ना तो 10⁻6 लगा दिया जाता है, ठीक है। अब आपके पास इतनी चीज दी गई है और एक और चीज आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि हमें दूरी यहाँ से यहाँ तक दी है। आपको डेरिवेशन में बताया था ना कि O पॉइंट से P की दूरी हमेशा R होती है, तो इसे R लिख दो। अब देखो डेरिवेशन की थीम काम आ रही है ना धीरे धीरे, जो मैंने डेरिवेशन बताया था, इसीलिए मैंने डेरिवेशन पहले बताया, अब न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाने के बाद हमें क्या निकालना है, E निकालना है। तो अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपने प्रूफ किया होगा इस तरह से अक्षीय स्थिति वाला, तो फार्मूला क्या मिला होगा आपको, हम बताएं क्या मिला होगा। E = मिला होगा 1/4πε0 इंटू, यहाँ पे मिला होगा आपको Q × 2L/R⁻3। इसी को हटा के आप P लिखते हो, याद है ना, तो मैं P नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 × 10⁻6। फिर आ जाएगा 2L कितना दिया है, 1 × 10⁻2, ठीक है। डिवाइड R कितना दिया है आपके पास, 1 मीटर पावर 3। तो अब 1 पे पावर 3 लगाओ चाहे 1 पे पावर 1000 लगाओ, एक तो एक ही रहेगा, और बटे के नीचे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो सीधे सीधे क्यों ना लिख दे हम ऊपर वाले वैल्यू को। तो ऊपर वाले वैल्यू को लिखने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले पावर को खत्म करो, ठीक है, पावर को सिंपल करो और बाकी नंबर को साइड करो। तो 9 है, गुणे में 20 है, गुणे में 1 है। अब यहाँ कितना है, गुणे में 10⁻9 है, और यहाँ 10⁻6, 10⁻2 कितना हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। अब 10⁻9 में से 8 घटाओगे 10⁻1 बचेगा, यानी 10 सीधे सीधे 1 बचा। अब इसे हल करोगे तो 100 बात की एक बात, सीधे सीधे आपका 900 आ जाएगा। हाँ 900 नहीं आएगा रे बाबा, 9 दूनी 18 और 1 0 यहाँ और 10 यहाँ, यानी 1800 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। और इससे फार्मूला इसका मात्रक लिखोगे न्यूटन पर कूलाम, यही आंसर आएगा। या इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दशमलव कहाँ है, कहीं नहीं है, तो कहाँ दशमलव छुपा है, यहाँ छुपा हुआ है, लास्ट में छुपा रहता है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी 1.8 लिखोगे तो 10⁻3 लिखना पड़ेगा। अब जो आपको पसंद है उसे खा लो, ठीक है, अच्छे से कच्चा चबा के खा लो। अब बताओ इसको आसानी से कर पाओगे कि नहीं। अब अक्षीय स्थिति पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो क्लियर हुआ, मजा आया। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो गॉस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, तो गॉस प्रमेय का ये वाला डेरिवेशन अगर आपको याद हो, मेरे डेरिवेशन को अगर आप ताजा ताजा देख करके आ रहे हो, तो ये वाला गॉस प्रमेय वाला आपको डेरिवेशन याद है, सिलेंडर वाला, जो यहाँ पे अनंत लंबाई लिया जाता है इस तरह से, हाँ, उसी के ऊपर ये डेरिवेशन आधारित है। तो कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया है, जिसे लैम्डा कहते हैं। बताया था ना डेरिवेशन वाले में, बताया होने कि अगर लंबाई तार की बोली जाए तो उसका घनत्व लैम्डा से, अगर समतल चादर की बात की जाए घनत्व की तो उसको सिग्मा से,
याद आ रहा है? भूले तो नहीं हो ना? अरे गजब का टेक्निक बताया रे मेरे भाई, बहुत मजा आएगा अगर आपने डेरिवेशन देख के आए होगे तो न्यूमेरिकल में बहुत मजा आएगा। ठीक है, नहीं देखे होगे डेरिवेशन तो न्यूमेरिकल के बाद जरूर देखना जा करके। अब ध्यान देना दोस्तों, आपको अब जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे दोस्त, आप लैम्डा लिखोगे पहले। तो लैम्डा आपको पास कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10.0 गुणे 10 घाते -8 कूलाम पर मीटर दिया। फिर कहता है कि तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न, तार से कितना दूर, 2 सेंटीमीटर दूर, यानी दूरी जब बोले तो आर लिखा करो। ठीक है ना, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, इसे मीटर में बदलोगे तो हो जाएगा, सेंटीमीटर हटा के मीटर में लाना ना, तो 10 घाते -2 लगा दिया करो। ठीक है, इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया है। तो कह रहा है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए क्या होगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या पूछ रहा है दोस्तों, तीव्रता पूछ रहा है। तब इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा बाई आर होता है। अब आपको पता है इसका वैल्यू कितना पता है, 9 गुणे 10 घाते 9, 2 गुणे लैम्डा कितना दिया हुआ है। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्त। ठीक है, आप एकदम इजी इजी क्वेश्चन करके बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इस तरह हो गया। अब इस बार कैलकुलेशन आप लोग को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मात्रक आएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब बताइए कैलकुलेशन आप लोग करोगे तभी तो सीखोगे ना धीरे धीरे। सही बोला कि नहीं? चला जाए अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खोखले बेलन के भीतर इतना कूलाम आवेश है। ठीक है भैया, आवेश लिख देते हैं। ये हो गया आवेश क्यू कितना है, 17.7 गुणे 10 घाते -2। अरे एकदम भंटा बना दूंगा, भंटा चोखा चोखा बना दूंगा ऐसे न्यूमेरिकल को, एग्जाम में नहीं देगा धोखा। ठीक है बबुआ, तो ध्यान दो, समझे, ध्यान से समझना। तो यहां पे क्या है, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। कह रहा है कि किसी खोखले बेलन के भीतर इतना कूलाम का आवेश स्थित है। ठीक है भैया, मैंने आवेश लिख दिया। चल आगे बोल भाई, आगे बोल। अगला कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भैया, वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, इधर वाले को बोलते हैं क्षेत्रफल को, या इधर वाले को कहते हैं, या फिर इधर वाले को कहते ए। तो आपको पता है ना, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर वाले को कहते हैं। बेलन हो गया ना, ध्यान से समझाने की कोशिश करो। मान लो एक बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन है। ठीक है, तो इधर जिधर मैं छू रहा हूं, इधर जो छू रहा हूं, इसको कर्व सरफेस एरिया, इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो इधर का फ्लक्स दिया है, इधर का फ्लक्स दिया है। क्या दिया है, इधर का दोस्तों फ्लक्स दिया है। कितना फ्लक्स दिया है, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो यहाँ पे जो कर्व वाला दिया है ये सी, तो यहाँ पे हम फ्लक्स को फाई ई को यहाँ पे जो है हम कैसे इसे पहचाने कि कर्व का है, तो क्यों ना हम यहाँ पे ई की जगह पे सी लिख देते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ताकि पहचान में आ जाए। तो फ्लक्स दिया हुआ है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये दिया हुआ है। कूलाम इनवर्स दिया है, चाहे उसे पर कूलाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है इसके किसी एक समतल पृष्ठ के संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। समतल पृष्ठ इसका पूछ रहा है, इसका और इसका वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस जगह पे और इस जगह पे जो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, इस जगह पे फ्लक्स ए वाले का और इस जगह फ्लक्स बी वाले का, दोनों का फ्लक्स समान होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों होगा, तो आप जाकर के मेरे डेरिवेशन वाले वीडियो को देखो, जाकर के 100 में 100% आपको समझ में आएगा। ये आपसे मैं मीठा वाला वादा करता हूँ। कौन सा, मीठा वाला वादा। ठीक है, तो ये दोनों समान होंगे। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें इन्हीं का फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल को जोड़ देंगे। हम क्या कर देंगे भाई, टोटल को जोड़ देंगे कुल फ्लक्स के लिए। ये हो गया फ्लक्स और टी लगा देंगे तो हो जाएगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स तो लिख दिया। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर टोटल फ्लक्स लिखा है तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स में कुल आवेश वगैरह सब आ गया। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम काम करता है कि नहीं। 5E बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं। गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था ना कि कुल फ्लक्स अगर निकालना है, गॉस थ्योरम में क्या निकालते हैं हम लोग, कुल फ्लक्स ही तो निकालते हैं ना। तो कुल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ Q बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, और इसको इसके इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई, क्योंकि दोनों का सेम है। ये भी हो गया फाई प्लस ए भी हो गया फाई, समझे मेरे भाई। और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी का वैल्यू कितना है, 1.5। ठीक है, अब ध्यान से समझो, फाई और फाई कितना हो जाएगा, 2 फाई हो जाएगा।
ठीक है। क्यू का वैल्यू आपको दिया ही है, क्यू का वैल्यू कितना दिया है 17.7 गुणे 10 घाते -2। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होगा 8.85 गुणे 10 घाते -12। 10 घाते -12 से याद आया कि यहाँ पे 10 घाते -2 नहीं, 10 घाते -12 होगा वैल्यू में। क्या होगा? 10 घाते -12 होगा, ठीक ना। एरर है यहाँ पे, याद रखिएगा। अब आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे 5 और 5 जुड़ के क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और इधर क्या हो गया 1.5। बस सिंपल हो गया, 5 का वैल्यू आ जाएगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 घाते -12, 10 घाते -12 कट जाएगा तो कितना बचा आपका 17.7, 17.7। और नीचे में कितना बचा 8.885। फिर आपका 1.5 जो प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1.5। अब बराबर में क्या बचा 25 बचा दोस्तों। बराबर में क्या बचा आपका, बराबर में आपका 25 बचा। इसे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। अब 2 इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन इधर अभी डायरेक्ट मत लाना, पहले इसे कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट तो बड़ा आसान है। अब इसे इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आंसर 2 आएगा। कैसे आएगा देखो, एक अंक पे दशमलव है, ये हटा दो, ये 2 अंक पे है, हटा दो, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक ना। जब काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ कितना है 1.5 बराबर कितना है आपका 25। अब 2 में से 1.5 घटाओगे तो 0.5 बटेगा। अब ये 2 इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो 5 बराबर सीधे सीधे आपका जो भी आंसर आएगा आप अपना कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्लियर है ना। दशमलव हटाओगे तो नीचे 20 हो जाएगा, तो 5/20 आएगा। तो इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर हुआ। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना दोस्त। तो ये सवाल जब भी आएगा तो इस पैटर्न पे करना होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है मेरे भाई इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपको पृष्ठ का दिया हुआ है, इधर का निकालना था, और इधर का सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों को 5 मान लिया मैंने, क्या मान लिया दोनों को 5, और एक वैल्यू दिया हुआ था। टोटल के लिए हम गॉस थ्योरम लगा दिए, ठीक ना। कुल फ्लक्स के लिए, तो कुल फ्लक्स के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नोट कर दिया, वैल्यू रखा, हल किया, आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम लोग संधारित्र वाले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें से मैंने बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लिया है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप खुद ही समझोगे कि कितना वायरल क्वेश्चन है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस वैरायटी का मैं क्वेश्चन एक जो करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, इसके बाद इस वैरायटी पे कम से कम आप 1-2 क्वेश्चन जरूर लगाना, मेरी बात मानना, नहीं तो जरूर पछताओगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आने का चांसेस 100% है इस बार, ठीक है। याद रखना, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एनालाइज करा के करा रहा हूँ। आपके पास समय कम है, इतना ऐसा नहीं हूं मैं कि कुछ भी आपको दे दूं, ठीक है। आप भरोसा करके करो। तो कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता इतनी दी गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि वायु संधारित्र का मतलब होता है कि इसके बीच में कोई परावैद्युतांक नहीं है। तो बिना परावैद्युतांक वाले का अगर आपको याद हो तो मैंने क्या प्रूफ किया था डेरिवेशन वाले में, याद है इसका क्या प्रूफ किया था? याद करिए। बीच की दूरी डी लिया था, याद होगा आप लोग को। फार्मूला इसका सी नोट लगा देते हैं, वायु है ना, तो वायु को इंडिकेट करने के लिए नोट लगा रहे हैं, ठीक ना। नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन वायु की बात हो रही है इसलिए हम नोट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मैंने क्या फार्मूला प्रूफ किया था याद हो अगर आप लोगों को, तो ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, हाँ या ना में जवाब जी, प्रूफ किया था। अब इसका वैल्यू कितना दिया है 3 माइक्रोफैरेड दिया है, ठीक है। तो वायु संधारित्र की धारिता जब इसे आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक ना। यहाँ पे तो वायु संधारित्र की धारिता सी नोट जो है वो किसके बराबर है? ए एप्सिलॉन नोट बाई डी के। और इसका वैल्यू कितना दिया है 3 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई इतना ठीक है। अब आगे क्या कहता है सवाल को सुनो। कह रहा है कि इसी संधारित्र में, ये जो संधारित्र है, इसी संधारित्र में कह रहा है के नाम का परावैद्युतांक रख दिया जाए और उसकी मोटाई कितनी हो? इतनी हो। यानी यहाँ पे एक परावैद्युतांक रखना है हमें, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इस तरह से परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक्स रखना है, ठीक है। के नाम का परावैद्युतांक रखना है जिसकी मोटाई कितनी है, यहां से यहां तक की मोटाई कितनी है दोस्त? 3D/4 है। चलो ठीक है, ये हो गया। और आपको पता है प्रूफ किया था मैंने, तो इसको क्या माना था? टी माना था। याद है आप लोग को मोटाई? याद आ रहा है? बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है, बस अच्छे समझो बस, ठीक है। और कह रहा है कि उस दौरान जब इस परावैद्युतांक को रख दिया जाता है तो इसकी धारिता कितनी हो जाती है बढ़ करके? 6 माइक्रोफैरेड हो जाती है, ठीक है। इसकी धारिता कितनी हो जाती है? 6 माइक्रोफैरेड हो जाती है। तो कहता है कि इस स्थिति में के का मान ज्ञात कीजिए। और जहां कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है, इस वाले की प्लेट के बीच की दूरी कितनी है? डी है, ठीक है भैया। यहां तक समझ आ गया। अब सवाल को थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना, गजब पकड़ में आ जाएगा ये सवाल, आपको ध्यान से समझना। तो जब हमने इसको लगा दिया परावैद्युतांक रखने पर, ठीक ना, परावैद्युतांक
तांक पर लगाने पर, ठीक है। तो ये नाम का परावैद्युतांक लगाने पर उस दौरान सी जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी। सी का फार्मूला क्या होता है बताइए। सी का फार्मूला होता है अपसाइलन नोड इनटू ए बटे, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, बटे ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद हो तो डी माइनस टी प्लस टी बटे के, यही फार्मूला होता है। तो टी क्या है, परावैद्युतांक के बीच की दूरी। तो परावैद्युतांक के बीच की दूरी कितनी दी गई है भैया, 3d/4 दी गई है। तो हम t को हटा के क्या रख देंगे, 3d/4 रख देंगे। जहां जहां t है वहां वहां क्या हो जाएगा, 3d/4। और आपकी धारिता इस जगह पे जो c है, c की जगह पे कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, ठीक है। तो अब इसे मैं हटा करके लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिखा अपसाइलन नोड, ए लिखा, लाइन खींचा, d लिखा, माइनस t की जगह कितना हो जाएगा बताइए, 3d/4 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर प्लस, फिर ऊपर में क्या है आपका t है, ऊपर में क्या है दोस्तों, t है। तो t की जगह कितना हो जाएगा, 3d/4, और नीचे में कितना हो जाएगा, k, ठीक है। अब बराबर में इधर c लिख देता हूँ, इधर c लिखने के बराबर इधर, तो c की जगह कितना लिख देंगे, 6। यहाँ तक आपको समझ आया मैंने किस तरह से पढ़ा सवाल को, किस तरह से पूरी चीजों को एडजस्ट किया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो केवल और केवल आप कैलकुलेशन के दम पे खेल खेलना है, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिए। अब आपको करना क्या, ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, अपसाइलन नोड इनटू ए बटे, अब इसे थोड़ा सा अगर आप हल करोगे तो 4 का x से गुणा करो, 4 का d से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 4d माइनस 3d/4, हाँ या ना में जवाब। और उधर कितना है, 3d/4 है, तो ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3d/4 के हो जाएगा। चलिए भैया ये भी क्लियर हो गया, बराबर 6। जैसे जैसे बता रहा हूँ समझते जाइएगा, बहुत ही ईजी आपको कैलकुलेशन लगेगा, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब आपका क्या है आपके पास, अपसाइलन नोड ए बटे, अगर आप यहाँ पे देखो 4d में से 3d घटाओगे तो कितना हो जाएगा, d/4 बचेगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। और यहाँ कितना है, 3d प्लस करके 3d/4 के, और इधर क्या है आपके पास 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऊपर में क्या है, अपसाइलन नोड ए बटे, अगर यहाँ भी देखो d/4, यहाँ भी d/4 है, तो कॉमन ले लो d/4, d/4 कॉमन लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 3/k बचेगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। और इधर हो गया 6। बताओ भैया कोई दिक्कत हो, रत्ती भरा बताओ, कोई दिक्कत हो तो। थोड़ा भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से देखो, बस 2-3 लाइन और है फिर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो d/4 लिख दो। अब यहाँ पे k का अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, k+3/k होगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। और इधर बराबर 6, तो यहाँ हो जाएगा अपसाइलन नोड ए। अब यहाँ पे सही से अगर मैं लिखूं तो इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, d ब्रैकेट में k+3, और नीचे में क्या हो जाएगा, 4 × k हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, 6। अब ये बात आपको पता होगा कि जब बटे के नीचे कोई होता है, जैसे ये बटे हो गया, इस बटे के नीचे जो दिख रहा है 4k, इसे आप चाहो तो ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर। तो जैसे ही आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ऊपर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा अपसाइलन नोड इनटू ए इनटू 4k। अब नीचे में क्या बचा, केवल d, और नीचे में क्या है, 3+k+3, अब बराबर में 6। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, आप ईमानदारी से बताओ, अपसाइलन नोड ए d इंटू 4k बटा k+3, हाँ या ना में जवाब चाहिए। लिखा जा सकता है, अगर इतना लिखा जा सकता है तो आप बताइए अपसाइलन नोड ए बटे डी। अपसाइलन नोड ए बटे डी हम पहले ही से एक बार लिख चुके हैं यहाँ पे। अपसाइलन नोड ए अपसाइलन नोड बटे डी, इस पूरे को हम चाहे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 3 लिख सकते हैं। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए, बड़े नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि थोड़ा सा तुरंत कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा मार्क्स पाना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इस पूरे एक जगह पे हम 3 लिख देंगे, और इंटू में क्या हो जाएगा, 4k, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस पूरे एक जगह पे, इस पूरे एक जगह पे मैंने 3 लिख दिया, और बचा क्या, 4k बटे k+3, ठीक है। अब बराबर में 6 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटे वाले चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, उधर भेज दे रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा 4×3 12k हो जाएगा, यहाँ 12k। अब बराबर को उधर कितना हो जाएगा, 6। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, k+3 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये 6 इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 6, और उधर क्या बचा, k+3 बचा। काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 दूनी 12, 2k हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। और उधर क्या बचा, k+3,
अब k को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 2k माइनस के बराबर 3, तो k बराबर 3 हो जाएगा, यही होगा पैरावैद्युतांक। अब बताओ क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक एक चीजों को अच्छे से फील कराया तब जाकर के आपको एक एक कैलकुलेशन मैंने बताया। यही तो खासियत है वीडियो की, कोई भी चीज रटा नहीं रहा हूं। 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है औरों के मुकाबले, लेकिन दिमाग में बड़ी ही तगड़ी तरीके से आपके जाएगी हर एक चीज। समझ आई मेरी बातें? तो यहां तक आपको अच्छे से अगर समझ आ गया तो आप मेरे से वादा करो कि इस पे आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, पक्का प्रॉमिस ना? चलो तब आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अब यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे कि आप देख सकते हो 2025 के कोड नंबर JY में पूछा गया है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बता तो रहा हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके एक बहुत विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों से कि आप इस पे जो मैं पर्सनल वीडियो बनाया हूं केवल और केवल एक ऐसा वीडियो है कि केवल इस तरह के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, पूरा उस वीडियो को ही इस स्ट्रक्चर के लिए दे दिया है मैंने। से जाके जरूर आप देख लेना। अगर देख लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, इतना चैलेंज करता हूं मैं। समझ आई मेरी बातें? तो जरूर जाके उसे देखना, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल वाले में, जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, तो कोई छानबीन करने खोजने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, कह रहा है कि दिए गए संधारित्र के संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता यानी C ज्ञात करनी है, और कुल संचित ऊर्जा यानी U ज्ञात करना, जो फार्मूला होता है हाफ CV², ठीक है। तो अब यहाँ पे V तो आपको दिया है वोल्टेज, किसी तरह C निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपको उस वाले वीडियो में भी बताया हूं कि कभी भी आपको इस तरह से श्रेणी क्रम में दे करके और बीच में इस तरह से टर्मिनल जोड़ दे, इस तरह से बीच में अगर आपको इस तरह से लाइन दे दे, इस तरह से लाइन दे दे, तो आप समझ लेना कि ये तीनों जो है अब श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि समांतर में हो चुका है। इतना अभी तो आपको नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूं, वहां जाओगे तो एक से एक ट्रिक, एक से एक टेक्निक मिलेगा। हर एक चीज को महसूस कराया हूं, फील कराया हूं मेरे भाई। इस तरह के न्यूमेरिकल से अगर आप अभी भी परेशान हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो अब देखो मैंने ट्रिक बता दिया कि जब भी आपको इस तरह से सीरीज में दिया हो और इस तरह से बीच में आकर के टर्मिनल जोड़ दिया जाए, इस तरह से अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये जो तीनों है अब ये सीरीज नहीं बल्कि पैरेलल यानी समांतर क्रम में हो चुके हैं। अगर मैं इसका नाम दे दूं C1 C2 C3, तो तुम कह सकते हो हल के दौरान कि C1 C2 C3 क्या है, परस्पर समांतर क्रम में है, ठीक है। तो जब इसे हल करोगे तो क्या लिखोगे कि C1, C2 व C3 परस्पर समांतर क्रम में स्थित है। परस्पर किसमें है? समांतर क्रम में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात जो कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। परस्पर किसमें है दोस्तों? समांतर क्रम में स्थित है। तो अब समांतर क्रम में स्थित है तो धारिता के लिए समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? जब इसका टोटल निकालोगे तो C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। समांतर क्रम के लिए नॉर्मल जोड़ा जाता है धारिता में, ठीक है। प्रतिरोध होता है तब बटे में आता है, R वाला रहता है तब बटे में आता है समांतर के लिए, ठीक है। तो C बराबर आपका हो जाएगा, C1 का वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफैरेड प्लस C2 का वैल्यू दिया है 4 माइक्रोफैरेड प्लस C3 का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोफैरेड। तो कितना हो जाएगा? 7 5 4 3 7 7 5 12 माइक्रोफैरेड हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैरेड। ये जो आपका आया इसे ही बोलते हैं तुल्य धारिता। क्या कहते हैं? तुल्य धारिता। याद रखिए, इसे आप माइक्रो हटा करके फैरेड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर माइक्रो हटाओगे तो आप क्या लिख सकते हो? C बराबर 12 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरेड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, सेकंड में आपको क्या पूछा है? संचित ऊर्जा पूछा है, U पूछा है, तो फार्मूला होगा हाफ CV² होगा। तो U बराबर हो जाएगा हाफ, C तो अभी जस्ट निकल गया 12 गुणे 10 घाते माइनस 6। अभी आपको दिया है वोल्टेज 2, तो स्क्वायर लगा दो इसका। अब बताओ क्या इसे नहीं कर पाओगे? 2 छक 12, तो U बराबर कितना हो गया? 6 गुणे 10 घाते माइनस का 6 और 2 दूनी 4 हो गया। तो 6 चौक 24 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब जाहिर सी बात है ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। सवाल खत्म हुआ। अब बताओ 2025 में पूछा गया था, इतना सा करना था केवल। तो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से किए होंगे जो अच्छे से चीजों को फील करते हैं, सीखते हैं। देखो अगर 1-2 क्वेश्चन ना रटोगे तो कितने दिन तक रहेगा, भूल जाओगे। लेकिन अगर उसे सीखने के ऊपर काम करते हो तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता है सीखने में। जहां आप रट रहे हो उसे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, 10-15 मिनट। लेकिन जब सीख के निकलोगे तो दहाड़ दोगे।
तो सीखने पे फोकस ज्यादा करो। मेरा वीडियो ज्यादातर सिखाने की कोशिश करता है, रटाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप जाके जरूर अटेम्प्ट करोगे, मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात मानते हो। आप जाकर के उस न्यूमेरिकल वाले वीडियो को जैसे ही खत्म होगा, छोड़ना नहीं है, तोड़ना है, कवर करना है, समय कम है, समझ रहे हो? तो जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करो, ठीक है? बस आपका एक ही काम है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ताकि मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए जी जान लगाने के लिए, ठीक है? अगर आप लोग ईमानदारी से कमेंट करते हो, दिल से, और दिल से और क्या कहते हैं, दिल से लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हो ना, तो अगर आप एक बार सब लोग मिलजुल करके अगर आप मेरे को सपोर्ट करो, तो मैं लाइव क्लास में आकर के आपके मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, अनसॉल्व, ये सब सॉल्व कराऊंगा। फालतू का चीजों में समय व्यर्थ नहीं करूंगा कि 4 क्वेश्चन ले आकर रिविजन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, नहीं। आपको इधर मेन वीडियो मिलता रहेगा, और हर रोज मैं लाइव आऊंगा 7 बजे, और सैंपल पेपर से छाट करके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? कैसे कराऊंगा, किस पैटर्न पे कराऊंगा, आप एक बार कमेंट करना, बताना। अगर आपको लाइव मेरे से पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप जरूर सहयोग करोगे, अपने दोस्त यार को जरूर बताओगे, तो लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है? तो 100% मोटिवेशन मिलेगा, और आपको रेगुलर लाइव क्लास लेकर के मैं आने के लिए तैयार हूं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, या केमिस्ट्री का हो। समझ आई मेरी बातें? लाइव क्लास में आपकी इतनी बेहतर तैयारी करा दूंगा। अगर लाइव क्लास आने लगा, अगर मैं मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर सॉल्व कराने लगा लाइव क्लास में, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को मैं 90% तक टच करा सकता हूं। नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को, अगर मेरी बातों को फॉलो कर लिया तो। इतना मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, बस आप सपोर्ट करो, ठीक है? चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करो मेरे को। आप खुद ही देख रहे हो दोस्तों कि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, आप ही लोगों के सपोर्ट, दुआ की वजह से चैनल चल रहा है, ठीक है? भरपूर मेहनत कर रहा हूं, पूरी तरह से ये चैनल आप ही के ऊपर छोड़ दिया हूं। आप इस चैनल को चाहो तो बढ़ा दो, चाहे तो मनोबल गिरा के इस चैनल को गिरा दो, क्या होगा? हम लोग दब जाएंगे, ठीक है? हम जैसों को अगर लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कुछ है कि ये बंदा कर सकता है, कुछ बेहतर कर सकता है, तो प्लीज मुझे आगे बढ़ाओ, प्लीज मुझे मदद करो। हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर वो लगे तो, ना लगे तो मत बढ़ाओ, ना लगे तो बिल्कुल सपोर्ट मत करो, लेकिन लगे कि इस बंदे में वो डेडिकेशन, वो कंसिस्टेंसी, वो मेहनत है, जो बंदा कहीं ना कहीं आगे, कहीं ना कहीं बच्चों की मदद कर सकता है। अगर मेरी नीयत सही लगे तो मदद जरूर करना। अब बताना कि लाइव क्लास आना चाहते हो या नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों हमारा अगला न्यूमेरिकल जो है, अब हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर में इंटर कर चुके हैं, ठीक है? जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, लिखिए। तो ये तो हो गया आपका परिभाषा वाला चीज, ठीक है? तो आप मेरे चैनल पे जाकर के आप विद्युत धारा वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप वन शॉट वीडियो जो मेरा है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया अलग बात। अब आती है बारी, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई कुल धारा बताइए क्या होगा, ठीक है? यानी कुल मिलाकर के करंट आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? करंट आई पूछ रहा है। और हर कोई जानता है ओम्स लॉ बराबर क्या होता है? V बटा आई होता है। तो हमें अगर आई निकालना है तो आई बराबर क्या लिखना पड़ेगा? V बटा आर लिखना पड़ेगा, जहां पे वोल्टेज आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? आर अगर पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ बीच में देखिए, यहाँ पे ए और ए आपको दिया हुआ है, 2 प्रतिरोध, जो आपको कंफ्यूज करेगा। ये वाले जो 2 प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो लाइन खींची गई है, यहाँ पे जो प्रतिरोध खींचा गया है, इसके जस्ट बगल वाले में क्या है? यहाँ एक प्रतिरोध है और यहाँ एक प्रतिरोध है। इसी वाले के जस्ट बगल में यहाँ भी एक प्रतिरोध, यहाँ भी प्रतिरोध है। इन दोनों को अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा? 20 और 20 1 आएगा। डिवाइड करने पे 20 बटे 20। इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 20 बटे 20 1 आएगा। इसका मतलब है व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर फॉलो कर रहा है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अब इसको एकदम अच्छे से फिनोमिना को समझने के लिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझना पड़ेगा। फिर भी आपको हल्का सा हिंट दे दिया मैंने, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे भी जो ए दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया है? 10 ओम दिया है। अब इसके बगल में क्या है? एक यहाँ भी दिया है, एक यहाँ भी दिया है। तो ए भी 20, ए भी 20। डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ए भी 20, ए भी 20। डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ए भी कैंसिल हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको नया स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरह से। नया स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, आप ध्यान से अगर देखोगे तो, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो तो एकदम फील करते जाओ, ठीक ना? नहीं तो रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फील करोगे तो थोड़ा बहुत घुमा के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो हैंडल आसानी से कर पाओगे दोस्त। समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपको 60 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा ये पूछ रहा है, ठीक है? ए प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ से ए वाला डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा है? 20 ओम। यहाँ क्या बचा है? 20 ओम। यहाँ क्या बचा है? 20 ओम, ठीक है? यहाँ क्या है आपका? 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, ये क्या है? प्रतिरोध। अगर मैं इसका नाम दे दूं R1, इसका नाम दे दूं R2, इसका नाम दे दूं R3, इसका नाम दे दूं R4, इसका नाम दे दूं R5, इसका नाम दे दूं R6। ध्यान से समझना, बहुत इजी लगेगा, ठीक है? तो R1, R2, R3 अगर ध्यान से देखा जाए तो किसमें है? परस्पर श्रेणी क्रम में है। तो जब तुम इसे हल करोगे
जब तुम इस न्यूमेरिकल को हल करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भैया R1 कॉमा R2 तथा R3 परस्पर श्रेणी क्रम में स्थित है। अब इस श्रेणी क्रम में स्थित है, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताइए इसको हल करने के बाद, इन तीनों को हल करने के बाद क्या अभी हल नहीं करना पड़ेगा, ये आखिरी है? तो कहोगे नहीं सर, अभी इसको भी हल करना है, फिर इसके बाद इन दोनों को समांतर में आएंगे उसको हल करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ R ना लिख करके यहाँ R डैश लिख देंगे। क्या लिख देंगे, R डैश। अब इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, R डैश का वैल्यू मिल जाएगा, R1 कितना है 20, R2 कितना है 20, R3 कितना है 20, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 60 ओम हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है। उसी तरह अब ये जो 3 लोग थे, अब ये हल होने के बाद ये 3 लोग जो थे अब एक लोग में कन्वर्ट हो गए, एक लोग में कन्वर्ट हो गए और उसका नाम पड़ेगा R डैश। एकदम अच्छे से फील करा रहा हूं, ध्यान से समझो। अब ये जो 3 लोग हैं, ये वाला, ये भी तो श्रेणी क्रम में है, तो यहां पे क्या लिखोगे, इसी प्रकार आपका R4 कॉमा R5 तथा R6 श्रेणी क्रम में स्थित है। तो यहां पे जो निकालोगे R बराबर, ये भी क्या होगा, R4 प्लस R5 प्लस R6। श्रेणी क्रम में होगा तो सीधे जोड़ देना, और समांतर में होगा तो बटे में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे R डैश लिया है तो इसको R डबल डैश ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे हल करोगे R डबल डैश, तो यहाँ भी होगा 20 प्लस 20 प्लस 20 बराबर सीधे सीधे आ जाएगा आपका 60 ओम आ जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर यहाँ तक आपका हो गया तो ये जो 3 ठो दिख रहा था ये भी अब किस में कन्वर्ट हो गया, एक ठो में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा R डबल डैश। ठीक है, अब ईमानदारी से बताओ मेरे भैया, ईमानदारी से बताइए मेरे भैया बहन कि अब ये कैसा दिख रहा है, समांतर में दिखने लगा। तो आप कह सकते हो कि R डैश और R डबल डैश समांतर में है। तो इन दोनों को हल करने के बाद क्या अब हल करना है, नहीं ना, ये आखिरी है ना। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में स्थित है। तो समांतर के लिए फार्मूला क्या होगा, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, इधर क्या हो जाएगा 1/R हो जाएगा। इस बार यहाँ डैश नहीं लगाना क्योंकि ये आपका रिजल्टेंट यानी आखिरी है। ठीक ना, तुल्य प्रतिरोध है। क्या है, तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1/R डैश का वैल्यू कितना है 60, यहाँ पे कितना है 60। हल करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, नीचे का सेम है तो एक लाइन करके 60 उतार दो, ऊपर में क्या बचा 1 + 1, तो 1/R बराबर हो जाएगा 2/60। क्लियर है। अब जैसे ही आप इसे पलटोगे, जैसे आप इसे पलटोगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं पलट के, जैसे इसे पलटोगे तो R ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ 60 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल R मिला। तो R बराबर क्या हो जाएगा, काटोगे तो 30 आ जाएगा। तो सीधे सीधे कितना मिल गया आपको, 30 ओम। ते हो गया तुल्य, हो गया तुल्य प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध पूछा होता तब तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन क्या पूछा है, धारा। तो धारा पूछा है तो क्या होगा, धारा का I बराबर क्या होता है, फार्मूला अभी जस्ट लिखा मैंने वहां पे, V/R होता है। तो I बराबर कितना है, V आपका 60 वोल्ट दिया हुआ है और R निकला है 30 ओम। काटोगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 2 आ जाएगा, और धारा है तो धारा का मात्रक जो होगा एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर होगा। समझ आई या नहीं मेरी बातें। अब ये सवाल ईमानदारी से दिल से बताओ, क्या ये सवाल अब कठिन है, इजी है या नहीं है सवाल? अब इजीली डील कर पाओगे या नहीं इस सवाल को, इजीली हैंडल कर पाओगे या नहीं इस सवाल को? पक्की बात मानो कि यहाँ तक आराम से इस तरह का सवाल आएगा तो डील कर लोगे, हैंडल कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो अभी भी बीट स्टोन ब्रिज पे ही काम करेगा। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कई बार बताया, जो आपको धारिता वाला बता रहा था, कुछ क्वेश्चन डायग्राम वाला, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि कभी भी अगर आपको इस तरह से आपको इस तरह से अगर टर्मिनल इस तरह से जुड़ता हुआ नजर आ जाए, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से, तो समझ लीजिए कि क्या है, इसको अगर ओपन करेंगे तो कैसा दिखने लगेगा। ये बीच में जो बच गया ये सेंटर में आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, 8 ओम सेंटर में, और ये 3 और 6 कुछ इस तरह से हो जाएंगे। देख लो ये डायग्राम हमेशा पहचान लेना, 3 ओम और इधर क्या हो जाएगा 6 ओम। उसी तरह ये वाला जो बचा है और ये वाला ऐसे हो जाएगा, इधर की तरफ 3 ओम और इधर की तरफ क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया,
व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है कि नहीं। अब देखना है कि ये बीच में जो है एक कैंसिल होगा या बचेगा। तो कैसे पता चलेगा, इसको और इसको डिवाइड करके देख लो। 3 और 6 को डिवाइड करोगे, 3 और 6 को, तो कितना आएगा आपका 1/2 आएगा काटने के बाद। और यहाँ भी 3 और 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 और 6 को डिवाइड करने के बाद 1/2 आएगा काटने के बाद। सेम है ना, इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ए वाला क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ओवरऑल आपको दिखेगा कैसा है स्ट्रक्चर, भाई दिखना चाहिए ना कैसा। तो स्ट्रक्चर आपको ओवरऑल ऐसा दिख रहा होगा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो। इसी तरह एग्जाम में घुमा के देता है दोस्त, समझ आई मेरी बातें। और 2025 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, आप सैंपल पेपर लगाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से अगर धारा इस तरह से करंट बहेगी तो जाहिर सी बात है इधर बढ़ जाएगी और इधर बढ़ जाएगी। तो करंट ऐसे जब जाएगी तो ए वाली लाइन क्या पड़ रही है, देख रहे हो, एक पाइप की तरफ जा रही है ना। इसका मतलब ये क्या है, ए लाइन श्रेणी क्रम में है। 3 और 6 इधर वाला श्रेणी क्रम है। तो नेमिंग कर देते हैं, इसे नाम दे देते हैं R1, इसे नाम दे देते हैं R2, इसे नाम दे देते हैं R1, इसे नाम दे देते हैं R2। हमें क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है ए और बी के बीच की। तो इसे नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो अब इधर का फालतू का चीज हटा देता हूँ। ठीक है, अब जब आप इसे हल करोगे तो अब आप बताओ ईमानदारी से कि आपको क्या दिख रहा है। तो आप कहोगे R1 R2 श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे लिखोगे R1 तथा R2 किस में है, श्रेणी क्रम में स्थित है। ठीक है, किसमें स्थित है दोस्तों, श्रेणी क्रम में स्थित है। अगर ये श्रेणी क्रम में स्थित है तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं R बराबर क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। लेकिन क्या इसको हल करने के बाद क्या अब खत्म हो जाएगा, हल नहीं होगा या और कुछ बचेगा, तो कहोगे अभी भी ये बचा हुआ है सर। ठीक है, तो इसका मतलब हम R न लिख के यहाँ पे डैश लगा देंगे। एक खेला समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ। ये सारी चीजें बहुत लोग कंफ्यूज कर देंगे आपको, समझ आई मेरी बातें। तो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होने का। तो यहाँ हो जाएगा 3 ओम, यहाँ हो जाएगा आपका 6 ओम, ओवरऑल आ जाएगा 9 ओम। और अब बता दिया मैंने कि जब ये दोनों मिल जाएंगे, जब ये हल हो जाएंगे, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो दो लोग जो थे अब कैसा दिखने लगेगा, ये दो लोग जो थे वो अकेला दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा, अकेला दिखने लगेगा। अब ये यहाँ पे हो जाएगा आपका R डैश। उसी तरह ये दोनों को हल करने के बाद ये भी अकेला दिखने लगेगा। फिर ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, R डबल डैश समांतर में आ जाएंगे। अब तो धीरे धीरे खेला समझ आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R3 तथा R4 भी क्या है, श्रेणी क्रम में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R डबल डैश बराबर हो जाएगा दोस्त R3 प्लस R4। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 3 ओम प्लस 6 ओम बराबर हो जाएगा 9 ओम। क्लियर हुआ। अब हमें हल हो चुका है। ये 2 ठो जो था 1 ठो बन गया, ये जो 2 ठो था 1 ठो बन गया। समझ आ रहा है ना कैसे बनाया हूँ, देखिए ऐसे है वो, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, इस तरह से। ठीक है, अब ये R डैश हो गया और ये R डबल डैश हो गया। तो इस तरह से ना स्टेप बाय स्टेप समझोगे, डायग्राम को भी फील करोगे तो मतलब गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो रटा हुआ टाइप का लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप रटो कोई चीज। अब ध्यान से देखो, इनको क्या करना है, अब ये दोनों समांतर में आ गए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कि R डैश तथा R डबल डैश किस में है, परस्पर समांतर क्रम में स्थित है। ठीक है, ध्यान देना, अभी बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब परस्पर किस में है, समांतर क्रम में स्थित है। अगर समांतर क्रम में स्थित, हम क्या लिखेंगे, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, बराबर में क्या लिख देंगे, 1/R, क्योंकि अब इसके बाद तो हल करना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे R लिख देते हैं। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, अब इसे हल करो तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर नीचे का सेम है, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 + 1। तो 1/R बराबर हो जाएगा 2/9। पलटोगे तो क्या हो जाएगा, R ऊपर हो जाएगा और 9/2 आ जाएगा ओम। यही आंसर है। चाहो तो इसे आप डेसिमल में भी ला सकते हो। डेसिमल में लाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, या इसे 4.5 ओम भी लिख सकते हो। अब बताओ ये भी सवाल क्लियर हुआ या नहीं, बताइए ईमानदारी से। क्लियर हुआ सवाल तो अच्छे से हैंडल कर लोगे इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आया तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, इस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसको मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि 2026 में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ये मैं नहीं जानता कि किस सेट में पूछा जाएगा। 7 सेट छपता है, अब 7 में से वो सेट आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क मत लीजिए, ये सवाल जरूर देखिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, ये बात आप याद रखिएगा।
ठीक है, एनालाइज करके ही चीजें बता रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है। एक बार सवाल को मैं पढ़ के आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद करता हूं, ठीक है। ध्यान से समझना, एकदम इजी बना दूंगा सवाल को। कह रहा है कि एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है भैया। एक तार है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। चलिए ठीक है, ठीक है। इसमें क्या लगाई गई है, बैटरी। अब बैटरी लगेगी तभी ना धारा इस तरह से बहेगा। तो एक 4 ओम वाले प्रतिरोध, एक तार है ये, ठीक है, उस तार का प्रतिरोध यानी आर कितना, प्रतिरोध को आर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ R1 नाम दे देते हैं क्योंकि 2 केस यहाँ मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक 4 ओम प्रतिरोध वाले तार वाले में एक बैटरी से एक धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए ठीक है, इतना बोल करके क्या हो जाता है, चुप हो जाता है यहाँ तक। फिर आगे क्या कहता है कि उसी बैटरी से एक अन्य प्रतिरोध लगा दिया जाता है, ठीक है। बैटरी तो सेम है, बैटरी तो सेम है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक अन्य प्रतिरोध लगा दिया जाता है और ये प्रतिरोध किस चीज का है, 9 ओम का है, जिसका नाम है कैपिटल R2, ठीक है। अब यहां से भी धारा प्रवाहित की जा रही है, इस धारा को I1 कह देते हैं, इस धारा को I2 कह दे रहे हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है दोस्तों कि इस बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब करंट बहता है ना किसी तार में, तो हल्का तार गर्म हो जाता है, देखे होगे, तार गर्म हो जाता है यानी हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, हीट हो जाता है। और हीट का फार्मूला जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है I² RT होता है। क्या होता है, I² RT होता है, ठीक है। ये हो गया टाइम, कितने टाइम तक करंट बहा, ठीक है, करंट का स्क्वायर और प्रतिरोध यानी आर, ठीक है। और ये होता है हीट, हीट यानी उष्मा। अब यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से समझो। कहता है कि 4 ओम के प्रतिरोध वाले तार में धारा बहवाई गई उस बैटरी से। उसी बैटरी से कह रहा है कि एक 9 ओम की प्रतिरोध लगा करके उसमें धारा बहवाई गई। जितना टाइम तक इसमें बहा उतना ही टाइम तक इसमें भी बहा, और दोनों की जो उष्मा उत्पन्न हुई, हीट उत्पन्न हुई, दोनों बराबर है। दोनों की उष्मा, दोनों की हीट क्या है, बराबर। यहाँ पे जो हीट उत्पन्न हुआ होगा H1 और यहाँ पे जो हीट उत्पन्न हुआ होगा H2, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ये कह रहा है सवाल में। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहा है कि 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आर कहते हैं, ठीक ना। बैटरी का आंतरिक, अब बैटरी तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का होगा वो आर अगर है, तो यहाँ भी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आर ही होगा, क्योंकि बैटरिया सेम ना है जी, तो प्रतिरोध वह सेम रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, और कह रहा है जबकि दोनों तारों में समान समय में समान उष्मा प्रवाहित हो रही है, समान समय में समान उष्मा। तो अब इसे हल करने का देखो एक सटीक तरीका बताता हूं। यहाँ पे H1 लिखो और H2 लिखो, क्योंकि ये सवाल खुद कह रहा है कि दोनों की उष्मा क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फार्मूला, H1 की जगह पे क्या लिखेंगे, I1 का स्क्वायर, R की जगह क्या लिखेंगे, R1, और टाइम में T1 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए T बराबर है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर, ये वाला, और R क्या है, यहाँ पे R क्या है, R2 है, तो R2, और T की जगह पे T ही रहेगा। अब क्यों रहेगा T सेम, क्योंकि भाई दोनों जगह समान समय है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, और आपका I1 का स्क्वायर R1 और यहाँ I2 का स्क्वायर इंटू R2 हो जाएगा। बात समझते जाओ ध्यान से। अब करना क्या है कि R1 को उधर भेज दो, I2 को नीचे भेज दो, तो I1 का स्क्वायर बटे I2 का स्क्वायर, और उधर क्या है, R2 बटे R1, क्योंकि ये R1 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और इधर वाला आएगा तो नीचे आ जाएगा। पता है ना इतना बात। अब ध्यान से समझो, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। इसे अगर अच्छे से समझ गए तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन की वैरायटी को मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो प्रूफ करने वाला आपका सवाल दिख रहा है उसी बेसिस पे है, ठीक है। तो उसके फिनोमिना को अगर आप अच्छे से समझ गए तो वो प्रूफ करने वाला सवाल भी आपके मुट्ठी में होगा। समझ आई मेरी बातें। तो यहाँ तक आपको समझ में उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा कि मैंने क्या क्या खेल खेला, कैसे कैसे लिखा। जितना मैं फील करा रहा हूँ ना, बहुत कम लोग आपको फील कराएंगे, ये बात आपका भी दिल जानता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए मंजूर है, लेकिन आप इतना बेहतर सीख के निकलो कि आपको दोबारा इसको भटकने की जरूरत न पड़े, ठीक है। अब क्या है, दोनों पे स्क्वायर है तो क्यों ना हम I1 I2 लिख करके टोटल का स्क्वायर कर दे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 बटा R1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दीजिए, आई का जो फार्मूला होता है, ये बात आपको पता होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो R इजिकल टू क्या होता है, V बटे आई होता है। आई अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, V बटे R होगा। और R क्या है, एक तरह की रुकावट, प्रतिरोध है। ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात। R क्या है, रुकावट है। अब V क्या है, वोल्टेज है। तो यहाँ पे वोल्टेज को जब आंतरिक प्रतिरोध जैसे शब्दों का प्रयोग करता है ना, तो वोल्टेज को ई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ई से। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई इजिकल टू क्या हो जाता है, वोल्टेज आपका ई हो गया, और रुकावट क्या हो गया, आर। अब बताइए, करंट को केवल आर रोकता है, आर का मतलब होता है रुकावट,
तो करंट जब इस तरह से जा रहा है तो यहाँ पे रुकावट पैदा होगी, फिर जैसे ऐसे ऐसे घूमेगा तो बैटरी के पास वापस जब जाएगा ना तो यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध आर है ना वो भी रुकेगा। तो टोटल रुकावट कितनी हुई, ईमानदारी से बताइए, क्या टोटल रुकावट इतनी ही है? नहीं ना, टोटल रुकावट प्लस में आर भी हो जाएगा कि नहीं। तो आई का एक फार्मूला मिल गया, ई बटे आर प्लस स्मॉल आर। ये बात बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया, इसी को रटाते हैं लोग, ध्यान देना। ये बात आपको समझ आया ना कि I1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे I1 को हटा के मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, बड़ी खास बात बता रहा हूँ। I1 को हटा के मैं लिखने वाला हूँ E बटे R1 प्लस स्मॉल आर, ठीक है। और I2 को हटा के लिखने वाला हूँ E बटे R2 प्लस आर, इतना कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ क्या है R2 बटे R1 है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं, यहाँ से क्या करूं, स्क्वायर हटाऊंगा तो पता है इधर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से ई से ई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1/R1 प्लस आर बचा, और नीचे में क्या बचा, 1/R2 प्लस आर बचा। अब बराबर में क्या है, रूट में R2 है, R2 का वैल्यू कितना, रूट में क्या है, R2 बटा R1 है। बस 2 लाइन और है, तो हाँ सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बात पता होगा, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, हल्का कलर चेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे जो बटे के नीचे जो बटे दिया है, ऐसे अगर बटे के नीचे देता है इस तरह से, तो ऊपर वाला सेम लिखते हैं और नीचे वाले को पलट दिया जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले को सेम लिखेंगे 1/R1 प्लस आर, और मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को पलट देंगे। बहुत इजी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो उसके लिए डरना नहीं है, ठीक ना। आप डरोगे कब, जब आपको नहीं आएगा, ठीक ना, चाहे 2 लाइन में हो चाहे 3 लाइन में हो। आपको अगर आ रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। डरते वो हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। तो R2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 9 प्लस आर। R1 का वैल्यू कितना है, 4 प्लस आर, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना, 9, और R1 का वैल्यू कितना है, 4। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 9 प्लस आर, नीचे में क्या है, 4 प्लस आर। इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस तरह चाहे तो, ठीक ना, सुविधा के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा आपके पास, 9 बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 3, 4 बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 2। आपको पता है ना, वर्गमूल निकालोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 9 प्लस आर, और वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, ब्रैकेट में 4 प्लस आर। हल करो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 2r, और 9 3 का गुणा करो 12 प्लस 3r। हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्लियर है नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ आ गया 18, अब 12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -12 बराबर कितना है, 3r। अब ये वाला 2r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2r हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या को एक तरफ कर लिया और r वाले को एक तरफ कर लिया हूँ, ठीक है। अब इसे हल करोगे, 18 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, केवल r बचेगा। ये आ गया, 3r में से 2r घटाओगे तो एक ही r बचेगा ना, तो सामने में एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंतरिक प्रतिरोध आपका, ये भी ओम में ही आएगा, आंतरिक प्रतिरोध आपका 6 होगा, ठीक है। अब देखो, इतना सा काम करना था थोड़ा सा, ठीक ना, इतना सा काम करना था, यही दोस्तों आपका कैलकुलेशन है। तो अब बताइए, ये सवाल एकदम दिमाग में छपा कि नहीं, नस में छपा कि नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा एकदम अच्छे से कर लोगे, जब भी क्या आएगा, आएगा ही आएगा 2026 में, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ आई मेरी बातें? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2026 में आने वाला है। दोस्तों जितने क्वेश्चन लेकर आया हूं सारे सटीक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि संधारित्र की संचित ऊर्जा बताइए, और संधारित्र की संचित ऊर्जा पूछ करके संधारित्र में घुसेड़ दिया है प्रतिरोध। संधारित्र में क्या घुसेड़ दिया है, प्रतिरोध। बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा संधारित्र का संचित ऊर्जा क्या होता है, अभी बता चुका हूं, U = होता है हाफ CV² होता है। तो C आपको तो दिया हुआ है, यहाँ पे C का वैल्यू आपको दिया हुआ है। C कितना दिया है आपको, जब आप इसे हल करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको धारिता दिया है C, आपको 2 माइक्रोफैरेड दिया है। तो माइक्रो हटाओगे तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁶ फैरेड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। और करंट दिया हुआ है, करंट की क्या जरूरत है भैया, फार्मूले में तो करंट है ही नहीं। इसका मतलब कुछ तो खेल है, कुछ तो खेला है रे भाई, कुछ तो खेला है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। और यहाँ पे क्या दिया है आपको, इस तरह से ध्यान से देखा जाए तो किसमें दिया है, श्रेणी क्रम में दिया है। तीनों किसमें दिया है, सीरीज में दिया है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में अगर दिया है तो टोटल अगर R निकालना चाहो, जब इसे हल करोगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। R अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम हो जाएगा। जोड़ोगे तो R का वैल्यू कितना मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध कितना मिल जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 ओम। क्लियर है। अब आप कहोगे सर R क्यों निकाल रहे हैं आप, यहाँ R भी यूज नहीं हुआ है,
तो आप ओम्स लॉ याद करिए, यहां सी दे दिया है, केवल भी की जरूरत है, तो आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा भी आएगा कैसे, खेल समझिए तब मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। तो आप भी निकालने के लिए फार्मूला होता है, याद रखिएगा, आई इंटू आर होता है। क्या होता है? आई इंटू आर। अगर आप भूल गए तो ओम्स लॉ क्या होता है? आर इज इक्वल टू क्या होता है? भी बटे आई होता है। तो भी अकेला करोगे तो आई इधर जाके गुणा हो जाएगा कि नहीं, भी बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू आई लिखो चाहे आई इंटू आर लिखो, मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो भी बराबर आई का वैल्यू कितना है? 2, आर का वैल्यू कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? भी बराबर 20 वोल्ट। क्लियर हुआ? अब आपको क्या निकालना है भैया? संचित ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है? संचित ऊर्जा निकालना है, ठीक है। तो स्टोरेज एनर्जी कहते हैं इसे, ठीक है। तो यू आपको निकालना है, तो सीधी सी बात है, संचित ऊर्जा क्या होगा? हाफ CV स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा? यू बराबर हो जाएगा आपका हाफ सी का वैल्यू कितना है? 2 गुणे 10 घाते -6, और भी कितना दिया है आपको? 20, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 निपट गया, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा सीधे। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और डबल 0, 400 हो जाएगा, और गुणे 10 घाते -6 ऊर्जा है, तो क्या हो जाएगा? जूल आ जाएगा। सवाल खत्म। अब बताइए कर पाओगे या नहीं इस तरह का क्वेश्चन? हमको तो लग रहा है कि सब नस में दिमाग में छपता जा रहा होगा, अब तो एकदम कॉन्फिडेंट आता जा रहा होगा कि अरे सर जी आने तो दीजिए एग्जाम में, फिर बताते हैं, इसका चटनी बना देंगे, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस सवाल को देखो, देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अनुपात वाला पिछले साल क्या कहते हैं 3 ठो रेशियो वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन को। आप खुद ही देख लेना, ठीक है। जितना भी करा रहा हूँ सारा कुछ एनालाइज करके, बैठ करके, समझ करके, सोच करके क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे ही फालतू का बकवासबाजी तो करने आया नहीं हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, ठीक है। अगर अच्छा लगा करे वीडियो तो प्लीज शेयर किया करिए आप लोग यार, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। शेयर करेंगे अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो उन तक भी मेरे चैनल के बारे में पता चलेगा, उन्हें अच्छा लगेगा तो देखे, नहीं लगे तो ना देखे, बात अलग है, लेकिन एक बार सपोर्ट तो करिए आप लोग, जिनको भी मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समान लंबाई के तांबे के 2 तार हैं, ठीक है। 2 तार है हमारे पास, ठीक है। दोनों तार की लंबाई समान है। ये मान लीजिए तांबे की है तार, ठीक है। किस चीज़ की तार है भैया? तांबे की तार है, कॉपर की, ठीक है। फील करा रहा हूँ मेरे भाई हर जगह पे, ठीक ना। देखो कहीं स्ट्रक्चर है नहीं ना, लेकिन फिर भी अपने तरफ से बना के फील करा रहा हूँ, जैसे आपको समझ आ सके। हाई लेवल की चीज़ें, जैसे जेईई और नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, तो हर एक चीज़ को फील करके सीखते हैं, तो ऐसे सीखोगे तो आदत बनी रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई तो समान है, यानी यल दोनों में सेम है। यल क्या है? सेम है। ध्यान से समझना, लंबाई तो समान है, लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों तारों के व्यासों का अनुपात इतना दिया है। इसका मतलब व्यास अलग अलग है, क्षेत्रफल यहाँ का अलग अलग है, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया में कुछ अंतर है। अगर इस एरिया को मैं A1 कह दूं, ठीक है, इस एरिया को मैं A2 कह दूं, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है। तो इसे R1 स्क्वायर, भाई A1 की बात हो रही है, यहाँ 1 लगा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? मजा आएगा भाई, बहुत ईजी है, ठीक ना। ध्यान दो, ठीक है। फिर आगे कहता है कि व्यासों का अनुपात, व्यास क्या होता है? अगर ये सर्कल है तो इसे त्रिज्या कहते हैं R। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल हो जाता है। त्रिज्या का क्या हो जाता है? डबल। इसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी R को 2 बार लिख देंगे, यानी 2R, तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो व्यासों का अनुपात दिया है, ठीक है। तो तार इस वाले के त्रिज्या को R1 कह रहे हैं, इस वाले त्रिज्या को R2 कह रहे हैं, तो ऊपर वाले के व्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2R1 लिखेंगे, और नीचे वाले का व्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2R2 लिखेंगे। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया है। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कट जाएगा, तो सीधे सीधे कह सकते हो कि R1 रेशियो R2 बराबर दिया है 1:2 दिया है, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है। तो कह रहा है इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? अगर इसके प्रतिरोध को R1 कह दे, इसके प्रतिरोध को R2 कह दे, तो यानी आपको क्या पूछा जा रहा है? R1 रेशियो R2 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप जो दिया है उसे लिख लो, यहाँ तक कर लोगे। फिर उसके बाद आप याद करो, इस तरह का जब भी आता है क्वेश्चन, तार की लंबाई, क्षेत्रफल वाला, तो एक फार्मूला होता है R का, और होता है रो L/A। हाँ या ना में जवाब चाहिए, होता है या नहीं? सच सच बताना, कसम से होता है ना। तो मैं अगर इस तार के लिए अगर लिखूं इसको, तो मैं क्या लिखूंगा? R1 रो L/A1 लिखूंगा या नहीं? ठीक है। और इसके हिसाब से लिखूं तो R2 लिखना पड़ेगा, और फार्मूला क्या होगा? रो L/A2। रो क्यों सेम रखा है मैंने? रो क्या है? तार की प्रकृति होती है, तार का नेचर। तो ये कॉपर का है, तो इसलिए दोनों में रो सेम रहेगा, ठीक है। यल क्यों सेम है? क्योंकि लंबाई सेम है। क्षेत्रफल अलग अलग क्यों है? क्योंकि, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे इसका अगर R1 R2 का अनुपात निकालना होगा तो अनुपात के लिए हमेशा बटे किया जाता है। क्या किया जाता है? बटे। तो इसको क्या कर दो? R1 अनुपाते
R2 कर दो तो इसके वैल्यू को भी बटे करना पड़ेगा, रो यल बाई A1 रो यल बाई A2, तो रो से रो कट जाएगा, यल से यल कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा R1 बटे R2 बराबर ऊपर में 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो, और नीचे में A1, और यहाँ पे देखोगे तो 1 बचा और यहाँ पे A2, अब फिर आ गया बटे के नीचे, तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा, तो इसे सीधे सीधे लिखोगे तो R1 बटे R2 लिख सकते हो, इसे पलटोगे तो क्या हो जाएगा A2 बटे A1 लिख सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। तो R1 बटा R2 आ जाएगा, A2 का वैल्यू कितना है, A2 की जगह क्या लिख सकते हो पाई R2 का स्क्वायर, और A1 की जगह क्या लिख सकते हो पाई R1 का स्क्वायर, पाई से पाई फिर कट गया, तो अब ध्यान देते रहना, बहुत इजीली लगेगा आपको। तो R1 R2 हो गया, अब यहाँ क्या बचा R2 का स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा R1 का स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर ना लिख करके हम टोटल का स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं टोटल का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो आंसर आ गया, जो कैलकुलेशन समझ रहा होगा वो समझ चुका है कि आंसर तक पहुंचा दिया हूं मैं। अब R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1 और R2 का रेशियो दिया है, कितना दिया है R1 और R2 का रेशियो दिया है 1:2, तो इसे पलट दोगे R2 बटे R1 है ना, देखो इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो R1 बटे R2 बराबर लिख सकते हो 1/2, ये बात तो पता है, लेकिन पलटोगे तो क्या हो जाएगा R2 बटे R1 हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा 2/1, तो R2 बटे R1 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2/1, और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, तो कुल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब आपका सीधे सीधे आ गया R1 अनुपाते R2 बराबर हो गया 4:1। अब बताइए सवाल समझ आया या नहीं। अब इस तरह का भी सवाल आएगा तो क्या आपको डर लगेगा, इजीली कर लोगे ना, मजा आ रहा है, हर एक तरह का सवाल बताया ना, अच्छे अच्छे लेवल का सवाल लेके आया हूँ, अब तो भरोसा करो, ठीक है। तो वीडियो एकदम चाप के देखो, फिर प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो तो अनुगमन वेग वाला और धारा घनत्व वाला क्वेश्चन अगर समझ जाओगे तो इस पे भी डर आपका खत्म हो जाएगा, किसी तरह घुमा के पूछेगा आराम से हैंडल कर लोगे। सवाल कह रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जब इसे हल करोगे तो जाहिर सी बात है जो दिया है पहले उसे लिखोगे, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना 1×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दिया है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखा जाता है, कितना दिया हुआ है 2×10⁻28। अगर आप मेरे डेरिवेशन वाले वीडियो को देखे हो तो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ प्रूफ कराया अभी फिलहाल डेरिवेशन वाले वीडियो में। और नहीं देखा है डेरिवेशन का वीडियो तो जरूर जाके देखो, क्योंकि पूरे बुक का ही डेरिवेशन मैंने कर दिया है उसमें कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। ये क्या दिया है प्रति मीटर क्यों दिया है, ठीक ना, प्रति मीटर क्यों यानी मीटर -3 भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना, पावर में। फिर कहता है कि धारा दिया है, करंट कितना दिया 3.2 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछता क्या है, पहले में आपको पूछ रहा है धारा घनत्व यानी J, और दूसरे में पूछ रहा है अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग VD का वैल्यू, ठीक है। तो अब आप बताओ ईमानदारी से, अभी आपने अगर मेरा डेरिवेशन देखा होगा तो J निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था, I/A बताया था। J का फार्मूला क्या है I/A है, तो I का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है I का वैल्यू 3.2, और एरिया कितना दिया हुआ है 1×10⁻⁷, तो 10⁻⁷ भेजोगे तो ऊपर हो जाएगा 3.2, और नीचे में 1 का कोई मतलब है नहीं, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं। अब रही बात इसका मात्रक, तो ऊपर में धारा है तो हो जाएगा एम्पियर, और नीचे में क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आप हिंदी में भी लिख सकते हो मीटर पर, हिंदी में भी लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना, हिंदी में ही लिख देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए का इस्तेमाल हुआ है, लड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर आती है बारी अनुगमन वेग की, तो अनुगमन वेग निकालने का फार्मूला क्या होता है VD बराबर होता है आपका I/ANE होता है। अब बताइए I का भी वैल्यू आपके पास है, A का भी वैल्यू है, N का भी वैल्यू। अब कहोगे E क्या है सर, E क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है 1.6×10⁻19 कूलम। अब वैल्यू रख के क्या हल कर पाओगे, नहीं कर लोगे, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, एक आपको HW में है कि अनुगमन वेग का आंसर क्या आया है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों इस सवाल को बड़ा ध्यान से देखना है, इसमें क्या निकालना है विद्युत धारा I निकालना है। अब इस सवाल देखने में जितना कठिन है उतना आसान बना देता हूं, और जबकि 2025 में पूछा गया है, जैसे ही मैं अभी इसे बताऊंगा आपको लगेगा अरे बाप रे बाप इतना हलवा सवाल है सर, और बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही ईजी और अच्छे खासे मार्क्स में पूछा गया था। सबसे पहले इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ज्वाइंटर है, संधि है, तो ए वाला और ए वाला आपस में समांतर में है, तो इसे हल करोगे समांतर में,
फिर ए और ए आपस में समांतर में आएंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को हल करोगे, हल करने के बाद एक तार बनेगा, एक तार बनने के बाद ए वाला इससे समांतर में हल करोगे तो फिर एक तार बनेगा, फिर ए वाला इसके साथ श्रेणी में आ जाएगा, फिर श्रेणी हल करके आर का वैल्यू निकाल लोगे। किसका वैल्यू निकाल लोगे? आर का वैल्यू, और वोल्टेज आपको दिया हुआ है। अब बताओ तो आई बराबर क्या होता है फार्मूला? बताओ बताओ बताओ, V बटे आर होता है कि नहीं? अब निकाल पाओगे कि नहीं? क्लियर हुआ? तो इसे जरूर करोगे, पक्का करोगे ना? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है ना? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, अब किरचॉफ लॉ वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। किरचॉफ का जो लूप लॉ होता है उस पे इस तरह का वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि पूछा गया है कोड नंबर जे और यू में 2025 में, बड़े मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल करा दूं तो आप क्या होगा कि मूर्ख बन जाओगे, और मैं कभी नहीं चाहता कि आपको मूर्ख बनाऊं मैं, ठीक है, उस टाइप का नहीं हूं मैं। तो इसको आपको प्रॉपर समझने के लिए इसकी एक थीम होती है, इसका एक सेलेक्टिव तरीका होता है, तो उस तरीके पे अगर चलूंगा तो इसको आपको समझने के लिए, इस वैरायटी के क्वेश्चन को समझने के लिए लगभग 1 घंटे करीबन लगेंगे, आधे से 1 घंटे आराम से, 30 से 40 मिनट तो आराम से लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको करने के लिए मेरा ए वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। इसी वैरायटी के काफी सारे क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं, वो भी बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ समझा के, ताकि आप इस तरह के सवाल में न फंसे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप रिस्क नहीं लोगे, आप जाके जरूर देखोगे, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को अभी कुछ देर पहले दिखाया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन 2026 में पक्का आने का चांसेस है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप अगर सैंपल पेपर या अनसॉल्व लगाओगे तभी आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है, ऐसे तुक्का मार के नहीं एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं एनालाइज करके बता रहा हूं कि आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है, यानी 90% से ज्यादा चांसेस है कि 2026 में पूछा ही जाएगा। हो सकता है 2-2 सेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब इस सवाल का वैरायटी सेम वही है, उसमें आपको बराबर दे दिया है, उसमें आपको क्या दे दिया है? बराबर दे दिया है, दिख ही रहा है आपको, उसमें आपको बराबर दे दिया। प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं रियलिटी में, यहां पे देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जब इसको हल करते 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 हम लोग यहां तक पहुंचते हैं, अगर आपको याद हो तो मैं पीछे ले जाता हूं थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान हो तो यहां पे देखिए, फार्मूले में हम लोग हल करते करते यहां तक पहुंचे हैं, इस जगह तक। आप पहले ध्यान से देखो, फील करो, यहां तक पहुंचे है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक पहुंचे हम लोग। अब इसी को अगर थोड़ा सा हल कर दोगे, यहां तक सेम आने के बाद, यहां तक सेम आने के बाद इसी को थोड़ा सा हल कर दोगे तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो लगभग सेम है। कह रहा है कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजा जाता है, फिर अन्य प्रतिरोध R2 में उसी समय तक धारा भेजा जाता है, यानी सेम समय तक, ठीक है। कहता है यदि दोनों प्रतिरोधों में ऊष्मा समान उत्पन्न होती है तो प्रूफ करो कितना बराबर इतना होगा, प्रूफ करो कितना बराबर इतना होगा। तो आप उसी पैटर्न पे करोगे, ये होमवर्क के तौर पे रहेगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं अलग से इसका शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा, लेकिन आप इसे छोड़ोगे नहीं, ठीक है। उसी थीम पे करना, मेरे बात पे यकीन तो करो, आप इसे आप आसानी से हैंडल कर लोगे। बस मेरे पढ़ाने पे आप भरोसा करो, बस आप जा करके इसे एक बार अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें मिल जाएगा ये, ठीक है। क्लियर हुआ? और आजकल तो बहुत सारे सिस्टम है, आप इसे चैट जीपीटी पे भी डालोगे तो इसका सोल्यूशन दिख जाएगा, अगर नहीं आया तो, लेकिन आप पहले करोगे, ठीक है। अब चले आगे, चलिए। अब दोस्तों अगले न्यूमेरिकल की बात करूं तो अगला न्यूमेरिकल जो बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग है उस पर आधारित है और बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर न्यूमेरिकल है। अब वही आपको बता रहा हूं, खुद ही देख के समझ जाओगे। आपको ये बात पता है कि ए वाला मैंने डेरिवेशन कराया था, लूप था, और लूप के अक्ष के लिए, अक्ष पर x दूरी पर मैंने क्या कहते हैं आपको चुंबकीय क्षेत्र पता लगाने के लिए एक फार्मूला दिया था, ठीक है। इसकी त्रिज्या को अगर मैं कैपिटल R नाम दे दूं, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें कैपिटल R नाम दे दो, और यहाँ से एक लाइन खींच करके मैंने डेरिवेशन कराया था, याद है आप लोगों को या भूल गए हैं? याद है, 100% याद होगा, ठीक है। अब इस आधार पर एक क्वेश्चन बना दिया। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी R कितना दिया हुआ है, पहले जो जो दिया है रखते जाइए हम लोग, ठीक है, ध्यान देते जाइए। कह रहा है कि R आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इतना दिया हुआ है, और कह रहा है धारा वही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न, इस पर आपको याद होगा लूप के केंद्र वाला भी डेरिवेशन कराया था और लूप के अक्ष वाला भी कराया था। तो पहले केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले ही दे दिया है, यानी आपको बी नोड आपको दे चुका है। बी नोड यानी आपको दिया कितना है? 0.50 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ। फिर कहता है इसके केंद्र से कितना दूरी पे? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी केंद्र से कितना दूरी पे? 5 सेंटीमीटर, यानी x का वैल्यू दे दिया, x का आपको वैल्यू दे दिया। कितना दूरी पे भैया? 5
सेंटीमीटर की दूरी पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता लगानी है। तो इसे भी अगर मीटर में बदलोगे तो जाएगा 5 × 10⁻² मीटर आ जाएगा, और हमें बी पूछ रहा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों म्यू नोड, ठीक है, I² इंटू R² बटा 2 R² प्लस X² और टोटल बटे में क्या होता है 3/2। प्रूफ कराया था फार्मूला, याद होगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे जो मैं कह रहा हूँ उसे बड़ा गहराई से सुनिए। यहाँ पे अगर आप चाहो फेरों की संख्या यन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे यहाँ फेरों की संख्या नहीं दिया है, वैसे यन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यन अगर मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यन फेरों की संख्या है। ठीक है, आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से बड़ी गहराई से मेरी बात को सुनना। ठीक है, आप ध्यान अगर दोगे, अगर आप मेरी बात को ध्यान दोगे तो ये जो मैंने बी नोड लिखा है ना, इसका अगर फार्मूला केंद्र वाला अगर लिखोगे ना, तो केंद्र वाला जो फार्मूला होता है बी नोड, वो होता है बी नोड बराबर होता है म्यू नोड I² बटा 2R होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, यहाँ यूज होगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनते जाओ बस। इस सवाल में अगर ध्यान से देखो, यहाँ यन भी लगा सकते हो चाहो तो। देखो यन है, म्यू नोड है, I² है, यन है, म्यू नोड है, I² है कि नहीं। नीचे में क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, R नहीं है यहाँ पे इंटू में, क्योंकि तो ब्रैकेट के अंदर है, R बाहर तो ले नहीं सकते। तो क्यों ना हम ऊपर नीचे R का गुणा कर दे। क्या कर दे, ऊपर नीचे R का गुणा कर दे। तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा आपका म्यू नोड यन के साथ, ठीक है, I², R कितना हो जाएगा पावर 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, और अंदर में जो है भैया वो तो रहेगा ही। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि मैं एक फार्मूला बना सकूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको अलग कलर से दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस इस कलर पे फोकस करना। ठीक है, जितना मैंने सर्कल किया उतने को ध्यान से देखो। यन म्यू नोड I² बटे 2R, ठीक है, यन म्यू नोड I² बटे 2R किसके बराबर है, बी नोड के। ये जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जो आपको पहले ही से दे रखा है, केंद्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो दिया है। तो क्यों ना हम इस पूरे को हटा करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी बराबर बी नोड R⁻³ बटे R² प्लस X², फिर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। अब आपको छोटा सा काम करना है, सवाल खत्म हो गया। जो खेल खेलना था यहीं पे खेलना था, कैलकुलेशन में अब दम नहीं है, कैलकुलेशन में अब दम नहीं रह गया है। तो आप क्या है, बी नोट का वैल्यू कितना दिया है 0. बहुत ही अच्छे वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस इतना याद रखना। ठीक है, इतना हो गया। आर का वैल्यू कितना दिया है आपके पास, त्रिज्या आर के पास आपका दिया है 12 × 10⁻², और नीचे आपका आ जाएगा R², कैपिटल आर कितना दिया है 12 × 10⁻² का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है आपका x के जगह कितना हो जाएगा 5 × 10⁻² का स्क्वायर, पावर में 3/2। ठीक है, अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क होगा, कैलकुलेशन एकदम बेसिक सा है। अगर आपको डाउट होगा तो मेरा कैलकुलेशन वाला वीडियो देखोगे तो एकदम इजीली समझ जाओगे कि कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, अगर इतना कैलकुलेशन करने लगूंगा तो क्या होगा, समय बहुत ज्यादा होगा और वीडियो का लेंथ बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। तो हम लोग जिस मुद्दे को, जिस मकसद के हिसाब से इस वीडियो को बनाया है, वो मकसद हमारा पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन आप जरूर करोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम क्या बताएं, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब आप कहोगे अगर हर साल पूछा जाता है तो यहाँ पे 2020 ही क्यों लिखा है। यहाँ पे इस वैरायटी पे कई सारे क्वेश्चन है ना, नंबर चेंज कर सकता है ना भाई, वैरायटी ना हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को जब मैं बता दूंगा तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो आराम से इस टाइप का लगाना है। समझ आई मेरी बातें, क्योंकि दोस्तों 3 क्वेश्चन जब इस तरह का लगा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो। अब यहाँ पे सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 2 बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है, दिख रहा है चित्र में। तो आप जब इसे हल करोगे तो सबसे पहले आप वैल्यू लिखना। जब आप इसको बुक में या क्वेश्चन बैंक में या फिर सैंपल पेपर में देखते होगे तो स्किप कर देते होगे ऐसे सवाल को, एकदम अगड़म बगड़म लगता होगा, लेकिन यही सवाल अभी आप देखना कितना इजी बना दूंगा मैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या है, बीच की दूरी आर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसे बदलोगे तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहता है कि इसमें से एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो पहले वाले तार को I1 नाम दे देते हैं, कितना बह रही है 5 एम्पियर की, और दूसरे में I2 में कितनी बह रही है भैया 15 एम्पियर की धारा बह रही है। I1 में 5 एम्पियर, I2 में 15 एम्पियर की धारा बह रही है। अब आगे कहता है कि इसकी यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4 है।
कितनी आप देख सकते हो, कितनी भैया 4। तो क्यों नाम ना देते उसको हम R1। तो R1 कितना है 4 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलोगे तो 4 गुणे 10 घाते -2 हो जाएगा। जैसे बता रहा हूँ समझते जाओ, ठीक है। और अगर यहाँ तक 4 है, टोटल अगर 10 है और इतना 4 है, तो बाकी बचा कितना होगा 6 होगा। तो इसका मतलब R2 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, R2 अगर निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर, यानी बोले तो 6 गुणे 10 घाते -2 मीटर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि चुंबक क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण का मतलब वही रिजल्टेंट, यानी चुंबक क्षेत्र पूछ रहा है, बी का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे बी का वैल्यू, बड़ा ध्यान से देखना, समझ जाओगे, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें भी करंट बह रहा है, इसकी भी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता पता लगाएंगे, इसमें भी करंट बह रहा है, इसके भी अलग से चुंबक क्षेत्र की तीव्रता पता लगाएंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा करंट बह रहा है उसके चुंबक क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी उसमें से कम वाले को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तार 1 की बात करते हैं, ठीक है। तार 1 की तो क्या लिखेंगे, B1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, B1। फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला क्या होगा दोस्तों, B1 बराबर हो जाएगा म्यू नोड बाई 2 पाई इंटू में I/R होगा। अब B1 का मतलब तार 1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें I क्या हो जाएगा I1, और दूरी कितना यूज हो रहा है 4। तो 4 के लिए क्या लिखा है हम लोगों ने, कहा गया R1 लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा R1। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब क्या कर देंगे दोस्त, वैल्यू पुटअप करने की खास बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये बात आपको पता होगा, म्यू नोड बाई 2 पाई का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन म्यू नोड बाई 4 पाई का वैल्यू पता है। म्यू नोड बाई 4 पाई का वैल्यू हर किसी को पता है, 10 घाते -7 होता है। तो इस 2 को 4 बनाया कैसे जाए, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 म्यू नोड, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई, फिर क्या हो जाएगा I1 बटा R1। अब वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, तो 2 ऐसे ही रहने देते हैं। म्यू नोड बाई 4 पाई की जगह कितना हो जाएगा, 10 घाते -7 हो जाएगा। I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास 5 एम्पियर, और नीचे में R कितना दिया हुआ है आपके पास 4 गुणे 10 घाते -2 दिया है, ठीक है। अब जैसे इसे आप हल करोगे, ठीक ना, जैसे आप इसे हल करोगे तो कैसे आंसर आएगा, देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ 5 बटा और यहाँ 2 बचा, ठीक ना, 5/2 बचा, ठीक ना। तो 5 और 2, 2 दूनी 4, यानी 2.5 आंसर आएगा। और 10 घाते -7 है, ऊपर जाएगा 10 घाते 2 हो जाएगा, यानी 10 घाते -5 आएगा। और यह आ जाएगा टेस्ला, टी भी लिख सकते हो टेस्ला को, या तो हिंदी में भी टेस्ला लिख सकते हो। अब इसी तरह जैसे B1 का वैल्यू निकला, उसी तरह B2 का वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह हम लोग B2 का वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट में यहाँ पे जो 2 का मल्टीप्लाई करके लिखे वही लिख रहा हूँ ना, 2 म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू I1 की जगह क्या हो जाएगा I2, R1 की जगह क्या हो जाएगा R2, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू म्यू नोट बाई 4 पाई की जगह 10 घाते -7। I2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, और दोस्तों R2 का वैल्यू कितना दिया है 6 गुणे 10 घाते -2, ठीक है। इसको मैं बिना किए ऐसे ही लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 को 6 से भाग दोगे तो 6 पंचे 30, यानी 5 आ जाएगा। और 7 है ऊपर में, पावर में माइनस के साथ है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 10 घाते -5 बचेगा, ठीक ना। ये भी आ गया टेस्ला। अब ये मिल गया B2। आपको परिणामी निकालना था, क्या निकालना था, परिणामी चुंबक क्षेत्र निकालना था। तो परिणामी चुंबक क्षेत्र B होगा, और ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दोगे। तो ज्यादा वाला क्या है आपके पास 5 गुणे 10 घाते -5, माइनस B1 कितना है आपके पास 2.5 गुणे 10 घाते -5, घटाने के बाद कितना आएगा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो समझदार होगी कि आंसर आएगा 2.5 गुणे 10 घाते -5 टेस्ला। अब बताओ इस वैरायटी का सवाल एकदम दहाड़ दोगे एग्जाम में आएगा तो बताओ, अब क्या आपको कठिन लगेगा इस तरह का सवाल, सच सच दिल से बताओ। एकदम हल्का बना दिया ना, हलवा बना दिया ना, बोले ना एकदम मक्खन की तरह, एकदम हर एक सवाल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कहीं कंफ्यूज नहीं करूंगा, कहीं बोरिंग नहीं लगेगा, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ एकदम देखते रहो वीडियो को, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा वाले न्यूमेरिकल की। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सटीक न्यूमेरिकल है। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल तो पक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक ऐसा सवाल उठाओ जिसमें सब चीज इंक्लूड हो जाएगा, हर तरह की चीजें पूछा गया है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए वर्ग माध्य, मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। ये अलग से मैंने डेरिवेशन प्रत्यावर्ती वाले वीडियो में वन शॉट में कराया हूं, जाके देख लेना, ठीक है, जरूर देखना, मैं तो कहूंगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है डायग्राम, इसमें कह रहा है कि सिरों के बीच प्रेरकीय प्रतिघात आपको निकालना है, ठीक है, याद रखिए। तथा कह रहा है धारितीय प्रतिघात और विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है, धारितीय प्रतिघात और विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। प्रतिघात ज्ञात करना, प्रतिघात किसका, प्रेरकीय यानी XL निकालना है, और धारितीय प्रतिघात यानी XC निकालना है, ठीक है। और आपको वोल्टेज निकालना है किसका, तीनों का, इसका और इसका, ठीक है। तो कैसे निकलेगा बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले दिया क्या है उसे देखो,
जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम होता है जो दिया है उसे साइड कर लो तो सवाल आसान लगने लगता है। तो यल का वैल्यू दिया हुआ है, यल आपको दिया है 8.1 मिली हेनरी, ठीक है। इसे हेनरी में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 8.1 गुणे 10 घाते -3 हेनरी हो जाएगा। फिर आपको क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है कितना, 10 ओम, ठीक है। सी दिया हुआ है आपको 12.5 माइक्रोफैरेड, तो इसे फैरेड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 गुणे 10 घाते -6 फैरेड हो जाएगा। अब आपको एक समीकरण दिया है, ई के फॉर्म में दिया है, इसे अब भी समझ लो थोड़ा, ठीक है। तो भी बराबर आपको दिया हुआ है 100√2 साइन 100 पाई टी, यही दिया है ना। अब आपको पता होगा कि वोल्टेज के लिए फार्मूला क्या होता है, एसी करंट के लिए V इक्वल टू होता है V नोड साइन ओमेगा टी होता है, हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर यहाँ पे ये होता है तो तुलना करोगे तो V नोट के जगह पे क्या है आपके पास, 100√2, हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो V नोट का आपको वैल्यू मिल जाएगा 100√2 मिल जाएगा, V नोट का वैल्यू मिल जाएगा 100√2। उसके बाद आपके पास ये जो दिया है साइन के जस्ट बगल में 100 पाई टी, और यहाँ साइन के बगल में क्या दिया है, ओमेगा टी, ठीक है। तो आप इसको बराबर में लिख सकते हो, ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, बस देखते जाओ आप, ठीक ना, 100 पाई टी, ठीक है। अब टी से टी कट जाएगा तो ओमेगा का सीधे सीधे आपको वैल्यू मिल गया 100 पाई मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया दोस्तों, 100 पाई मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए जहां तक है। जब यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा दोस्त, यहाँ तक जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, XL और XC का वैल्यू। तो सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रेरण प्रतिघात यानी XL। तो इसका फार्मूला होता है ओमेगा इंटू यल होता है, क्या होता है, ओमेगा इंटू यल। तो XL का वैल्यू जब निकालोगे तो ओमेगा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 100 पाई, एल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कहाँ गया यल, 8.1 गुणे 10 घाते -3, ठीक है। जैसे ही इसे हल करोगे 100 पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 गुणे 8.1 गुणे 10 घाते -3, तो XL बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब जाहिर सी बात है क्या है, रुकावट है, धारा को रोकता है, प्रतिघात है, तो इसका मात्रक ओम में लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा, ओम में, ठीक है। उसी तरह अगला क्या पूछा है, धारितीय प्रतिघात पूछा है, ठीक ना। उसके बाद क्या पूछा है, धारितीय प्रतिघात यानी XC पूछा है। तो फार्मूला होगा 1/ω_c, तो इसको भी सेम उसी तरह हल करोगे, 1/ω की जगह कितना हो जाएगा, 100 पाई, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, 12.5 गुणे 10 घाते -6, तो XC का वैल्यू इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इसका वैल्यू आ जाएगा 254.7 ओम आ जाएगा, डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि समय बच जाए हम लोग का, ठीक है ना। और इसका वैल्यू XL का आएगा 2.543 ओम आएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ तक आ गया दोस्तों, तो मैं एक ऐसी खास बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये दो चीज निकल गया, लेकिन विभवांतर पूछा है। अब विभवांतर किसका पूछा है, इन तीनों का पूछा है विभवांतर। किसका पूछा है विभवांतर, इन तीनों का। अगर आप विभवांतर मान लो, अगर मान लो आप एल वाले का विभवांतर निकाल रहे हो तो फार्मूला क्या लिखोगे, आपको पता ही होगा, आई नोड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा, ठीक है। आई नोड क्योंकि ओम्स लॉ पढ़ा है ना, R इक्वल टू क्या होता है, V बटे I होता है। V को अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, V बटे R इंटू आई होता है। तो R रुकावट हो गया, I हो गया करंट, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे करंट जो होता है शिखर मान वाला लगते हैं हम लोग ना, नोड वाला। तो अब नोड वाला निकलेगा कैसे, आपको पता ही है। नोड निकालने के लिए, आई नोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, V नोड बटा जेड करेंगे। आई निकालने के लिए क्या करेंगे, V नोड बटा जेड। V नोड का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखे दिया है 100√2, जेड नहीं है तो जेड निकलेगा कैसे। तो जेड निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा। वो फार्मूला होगा R² प्लस रूट में XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही जेड का वैल्यू निकलेगा, जैसे ही जेड का वैल्यू निकलेगा तो वैल्यू रख दोगे, और आई नोट का वैल्यू बता दिया, आई निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख करके हल कर लोगे। उसी प्रकार जब आपको VC निकालना है तो आई नोट यहाँ रख दोगे, यहाँ पे XC हो जाएगा। उसी तरह VR जब निकालना है तो आई नोट रख करके R रख दोगे। अब बताओ सवाल हल हो पाएगा या नहीं, पूरा रोड मैप मैंने बता दिया। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि समय तो ज़्यादा है नहीं आपके पास पछताने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो मैंने पैटर्न बताया, इस पैटर्न पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर करना, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर करना। मेरी बात प्लीज मानना, नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे बाद में, ये बात आप मान के रख लो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाट इन धारा से क्या समझते हैं, इसको भी तैयार कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे कह रहा है 15 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र दिया हुआ है, ठीक है भैया। 15 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र दिया है, और वोल्टेज कितना दिया है, 200, इतना वोल्टेज दिया है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज की दी गई है, और AC करंट से जोड़ा गया है, ठीक है। परिपथ का प्रतिघात तथा
प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। 2025 में कोड नंबर जेटी में पूछा भी गया, अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो कैसे होगा। सवाल तो दोस्तों एकदम अच्छे से समझ आ गया। इसमें दिया क्या है लिख लेते हैं। सी आपको दिया हुआ है 15 माइक्रोफैरड, यानी बोले तो 15 गुणे 10 घाते -6 फैरड दिया है। फिर कहता है वोल्टेज दिया, अब आरएमएस दिया है ना, वर्ग माध्य मूल मान में पूछ रहा है धारा ना, तो इसका मतलब जो वोल्टेज दिया है वो भी वोल्टेज तब किस में दिया होगा, आरएमएस में दिया होगा। सवाल पहचान लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। चलिए ये भी ठीक हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी दिया है, आवृत्ति कितना दिया है दोस्तों, 50 हर्ट्स की। याद रखना, हर्ट्स कभी भी लिखे तो समझ लेना एफ का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है, एफ का वैल्यू दिया है। अब कह रहा है परिपथ का प्रतिघात, प्रतिघात पूछ रहा है। अब किसका पूछ रहा है भाई, जाहिर सी बात है यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, धारिता का इस्तेमाल हुआ है, सी का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है एक्स सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्स सी। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, धारा का यानी आई आरएमएस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आई आरएमएस पूछ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, एक्स सी निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखते हो बताओ। फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी, लिखते हो कि नहीं। तो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा को लिख सकते हो 2π/f लिख सकते हो, और इंटू में सी। अब मैं इसे नहीं करूंगा, ये आपका काम है करना, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया है, एफ का वैल्यू आपको पता चल गया है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, सी का वैल्यू बता ही दिया हूँ, कैलकुलेट करके करना है, ठीक है। हिंट पूरा देते जा रहा हूँ। फिर अगर आपको आई आरएमएस निकालना है, ठीक है, तो आई आरएमएस निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा आपका, वी आरएमएस बाई एक्स सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी आरएमएस बाई एक्स सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वी आरएमएस आपको दिया हुआ है, एक्स सी अभी ताजा ताजा निकल जाएगा, जैसे ही निकलेगा उसके बाद वैल्यू रख के डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब बताओ, इस टाइप का भी क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर लोगे, इस टाइप का भी 2-3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ तक जब हो जाता है तो आता है ट्रांसफार्मर वाले पे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर वाले न्यूमेरिकल की। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 100% पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझना। ये भी 2026 में किसी न किसी सेट में या तो यही क्वेश्चन या तो नंबर बदल के क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या है सवाल। कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या दी गई है, ठीक है। फेरों की संख्या को एन से लिखते हैं, प्राथमिक कुंडली को पी लिख रहा हूं, प्राइमरी, ठीक है। कितना दिया है, 1100। फिर एन एस यस यानी सेकेंडरी, एन का मतलब कुंडली की संख्या कितनी है, 110। फिर कहता है प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज दिया है, VP दिया हुआ है कितना आपको, 220 वोल्ट, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम है, ठीक है। प्रतिबाधा को क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, और द्वितीय कुंडली की है तो यस लगा देंगे, ठीक है, याद रखना। तो आपको दिया है 220 वोल्ट, ठीक है भैया, यहाँ तक दे दिया है। फिर आगे कहता है प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताइए, यानी करंट पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली का, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक पहुंचने के लिए, प्राथमिक कुंडली के करंट तक पहुंचने के लिए आपको एक फार्मूला से गुजरना पड़ेगा। ध्यान से समझिए वो फार्मूला क्या है। वो फार्मूला होगा, ध्यान से सुनिएगा, VP IP बराबर होगा VS IS। ये फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। VP IP बराबर VS IS। अब अगर आपको IP निकालना है, प्राथमिक निकालना है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना होगा, इसको उधर भेजना होगा। तो क्या हो जाएगा, IP बराबर हो जाएगा VS IS बटा VP। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको केवल और केवल VP का वैल्यू पता है, न तो VS पता है, न तो IS पता है। तो इसका मतलब आपको VS और IS निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल को अगर समझ जाओगे तो कितना भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा आप कर लोगे। हो सकता है आपको क्या कहते हैं, IP यानी प्राथमिक कुंडली में धारा ना पूछ करके सेकेंडरी वाले में पूछ देता, घुमा फिरा सकता है। तो सवाल का थीम समझो पहले कि आपको क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना होगा, किसी कीमत पे आपको यहां तक पहुंचना होगा। VS का वैल्यू चाहिए और IS का वैल्यू चाहिए, तो पहले VS का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा, VS का। तो VS का वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे मान लो मैंने सेकेंडरी कुंडली लिखा, फिर यहाँ पे प्राइमरी कुंडली लिखा, ये बराबर होगा, याद रखना, आप दिमाग में लगा लेना, वोल्टेज के ही बराबर होगा। लेकिन सेकेंडरी है तो सेकेंडरी लिखना, और प्राइमरी सामने है तो यहाँ पे प्राइमरी लिख देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम VS निकाल सकते हो। अब आपके पास NS कितना दिया हुआ है, 110, और NP कितना दिया है, 1100। VS आपको निकालना है, आपका VP कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अगर जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 110 गुणे 220 बटे में इतना, और आपका बराबर हो जाएगा VS 1010 कट गया, और 11 से 11 कट गया, सीधे सीधे 22 आ गया। तो VS बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, VS बराबर 22 आ जाएगा। वोल्टेज है तो जाहिर सी बात है वोल्ट में रहेगा।
तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपको VS निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, IS निकालना है। क्या निकालना है, IS निकालना है। तो ओम्स लॉ क्या होता है बताइए, R बराबर क्या होता है, V बटे I होता है। I अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, IS निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से समझो। ये जो वोल्टेज है ना वो सेकेंडरी वोल्टेज लगाओगे यहाँ पे, और R जो रुकावट है, रुकावट यहाँ पे कौन है, जेड वाला लगेगा सेकेंडरी का, समझ आया। तो IS पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको IS निकालना है यानी धारा सेकेंडरी का। तो क्या होगा आपका VS बटा ZS। अब VS का वैल्यू निकल चुका है 22, ZS आपके पास अभी जस्ट दिया हुआ है 220। अब काटोगे तो जाहिर सी बात 1/10 आएगा। कितना आएगा, 1/10 आएगा IS। अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुटअप कर दो। तो IP बराबर कितना हो जाएगा, VS का अभी जस्ट वैल्यू निकला है ना, VS कितना है 22, ठीक है। IS कितना निकला है 1/10, तो 1/10 नीचे हो गया, क्लियर है। 1/10 नीचे हो गया, और बटे के नीचे क्या है आपका VP का वैल्यू कितना दिया है आपके पास, VP 220 दिया है। अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे आपका IP मिल जाएगा। बताओ, इस वैरायटी का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप जरूर करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप देख सकते हो कि आपके फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का लगभग पूरा डेरिवेशन मैंने खा लिया, चट कर लिया, खत्म कर दिया, ठीक है। पूरी तरह से डेरिवेशन खत्म कर दिया। बस आप किरचॉफ का सेकंड वाला जो बताया हूँ, जाकर के जैसे वीडियो खत्म होगा जाकर प्लेलिस्ट में देख करके जरूर कर लेना, ठीक है। तब जाके माना जाएगा कि आपका फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का पूरा डेरिवेशन समाप्त हुआ, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट लेकर के आऊंगा फिजिक्स का डेरिवेशन का सेकंड पार्ट का, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।